एक घमंडी मुस्कान और मजाक भरी नजर के साथ वह उसकी ओर इशारा करती है। उसे अपनी आम फितरत के अनुसार गुस्सैल होने के लिए मनाती और उकसाती है। और सच कहूं तो वह यह सोच भी नहीं सकती कि वह उसका बचपन का दोस्त है। और उसी पल उसके भीतर कुछ गहरा बदल गया। उसकी आत्मा की गहराइयों में कुछ टूट सा गया। तकाया शिकिरुआ कोई औसत लड़की नहीं है। वह इस समय की सबसे लोकप्रिय आइडल्स में से एक है। साथ ही वह तेगन ग्रुप, जापान की सत्तारूढ़ कोऑपरेट दिग्गज के चेयरमैन तकायाशी ताओ की पोती है, जिससे उसकी दौलत और प्रभाव किसी आम इंसान से कहीं अधिक है। दूसरे शब्दों में वह एक सच्ची जीती जागती राजकुमारी थी। दूसरी ओर हमारा मुख्य नायक सुजुकी काजुमा बस एक साधारण सा लड़का है। वह उदास और मामूली है। उसके नाम पर कोई दोस्त नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, भाई का कोई प्रेमिका नहीं है। उसे हम वह कहेंगे जो सामाजिक स्तर की सबसे निचली पायदान पर बैठा अकेला व्यक्ति होता है। उसकी एकमात्र पहचान और जीवन की उपलब्धि खुद को रुआ का बचपन का दोस्त कहलाने का है। यकीन करो या ना करो, उसने अपना सारा जीवन रुआ की परछाई की तरह बिताया है, जैसे कोई सेवक हो। लेकिन यह उसकी इच्छा कभी नहीं रही। वह रुआ की तरह खास नहीं बनना चाहता। उसे बस कुछ साधारण चाहिए था, एक सच्चा रिश्ता, दोस्त, एक प्रेमिका और एक सामान्य जीवन। लेकिन वह अचानक यह निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। उसने वास्तव में अपनी भावनाएं उसे व्यक्त करने की कोशिश की थी, लेकिन स्थिति बिगड़ गई। जहर सी भरी आवाज में उसने पूछा कि क्या वह मूर्ख है कि उसे अपनी औकात पता होनी चाहिए, जैसे कि वह बेकार, उदास, हारा हुआ लड़का है, क्योंकि उसका जीवन में एकमात्र मूल्य उसका बचपन का दोस्त होना है। इससे ज्यादा कुछ नहीं और न ही कम। उस भूमिका ने अकेले ही उसके सारे जीवन के अंक खत्म कर दिए हैं और उसे यह बात अपनी मोटी खोपड़ी में बैठा लेनी चाहिए। जैसे उसकी बातें उसके कानों में गूंजती है कि उसे अपनी औकात पता होनी चाहिए। वे शब्द जो उसने उसे सालों दोहराए थे उस पर एक बोझ की तरह हावी हो गए। लेकिन फिर भी वह एक सामान्य जीवन के लिए तरसता रहा। और फिर हाई स्कूल के पहले साल की वसंत ऋतु में वह घर पर अपनी मेज के पास बैठा था, ठीक रुआ से एक टेक्स्ट मैसेज मिलने के बाद, जिसमें उसे अगले दिन दोपहर 3 बजे स्टेशन पर मिलने के लिए कहा गया था, क्योंकि या और कुछ अन्य दोस्तों ने कराओके जाने की योजना बनाई थी और पूछा कि क्या वह जाना चाहता है। उसने सोचा कि आगी आयका होगी, स्कूल की वह भड़कीली लड़की जिससे उसने अजीब तरह से कभी बात नहीं की थी। उलझन में उसने सोचा कि आखिर उसे ही क्यों बुलाया गया। और जैसे वह उसके विचारों का जवाब दे रही हो, उसने दोस्त बनाने और सबसे महत्वपूर्ण एक प्रेमिका पाने की इच्छा से जुड़ी उसकी कुछ बातों का जिक्र किया और उसे प्रोत्साहित किया कि ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका उनके जैसे एक एलीट समूह में शामिल होना होगा, और उससे पहला कदम उठाने को कहा। अफसर को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सोचा कि आखिरकार ये उसके बदलने का मौका है और वह पूरी तरह से बदलना चाहता था। उसने अपनी पूरी कोशिश की और अपने बालों की एक अच्छी स्टाइल कराने के लिए नाई के पास भी गया। आखिरकार सच्चाई का पल आ गया और जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया, उसने सोचा कि एक नया वह बनने के लिए, आखिरकार बदलने के लिए। कमरा हंसी से भर गया क्योंकि उन्होंने उसके वास्तव में आने का मजाक उड़ाया। कितना गंदा था वह। उन्होंने उसकी नए हेयर स्टाइल का भी मजाक उड़ाया और कहा कि उससे हेयर सैलून से निकले हुए की तरह गंदा रही है। साथ ही उसकी नई बनियान को भी निशाना बनाया। और इन सबके बीच रुआ सबसे जोर से हंस रही थी, मजाक में उनसे रुकने को कहते हुए, क्योंकि उसने वास्तव में पूरी कोशिश की थी। फिर भी उसकी दोस्त आया चुपचाप बैठी थी, नाखुश। काजुमा खामोश खड़ा रहा। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। और जैसे ही वह पीछे की सारी हंसी की आवाजों को दूर करता है, उसे एहसास हुआ कि यह सब एक षड्यंत्र था। रुआ अपने पैरों पर खड़ी होती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्योंकि वह बस अजीब तरह से वहां खड़ा है। वह उसे हिम्मत देती है, उससे विनती करती है कि वह सबके सामने रो दे, क्योंकि उसने 10,000 येन की शर्त लगाई थी कि वह रोएगा। उसकी विनती को नजरअंदाज करते हुए वह धीरे से फुसफुसाता है और उससे सिर्फ एक सवाल का जवाब देने को कहता है, क्या उसने कुछ गलत किया था। वह पूरी तरह से जानना चाहता था कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जो यह सब सहने लायक था। और उसकी शैतानी मुस्कान के साथ उसने जवाब दिया कि यह स्पष्ट है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उसका गुलाम है और उसे आगे बढ़कर एक अच्छा शो करने के लिए संघर्ष करने को कहती है। और फिर वह हुआ। आखिरकार उसने सच्चाई स्वीकार कर ली कि यह पूरे समय वह यह सोच भी नहीं सकती थी कि वह उसका बचपन का दोस्त है। काजुमा की आंखें फैल गईं। ऐसा लगा जैसे कुछ टूट गया हो, जैसे जंजीरें टूट रही हों। उसे आखिरकार एक बंधन के टूटने की आवाज सुनाई दी। यह उसके लिए आखिरी स्ट्रॉ था। और उन मृत और बेजान आंखों के साथ वह सीधे उसकी आंखों में देखता है और कहता है कि उसे भी ऐसा ही लगता है कि उन्हें रिश्ता तोड़ देना चाहिए। और वह यकीन नहीं कर पाई कि उसने अभी क्या सुना। गुस्से में उसने उससे पूछा कि आखिर वह क्या कह रहा है। उस जैसे हारे हुए को उससे बात भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन काजुआ सही था, क्योंकि शिकायत करने वाली तो वह थी। उसने एक बार फिर अपना हमला जारी रखा कि उसे उससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके विपरीत उसे उससे नफरत करने का हर अधिकार है। लेकिन काजुमा का अब बस, वह अपनी मुट्ठी भींचता है और गुस्से के एक अचानक विस्फोट के साथ उसे मेज पर पटक देता है। और जैसे यह उसके लिए कुछ भी नहीं था, वह घूमकर अपने सामने के दरवाजे की ओर मुखातिब होता है और आखिर में कहता है कि बात तय हो गई। वह दरवाजा अपने पीछे बंद कर देता है। सदमे में खड़ी रुआ के साथी काजुमा के बारे में बात करते हैं कि वह कितना बेकार था और उसे उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। इस बीच उसकी दोस्त या ने एक सटीक टिप्पणी की और पूछा कि क्या भाई ने वास्तव में मेज तोड़ दी थी। और जब वे इकट्ठा हुए
तो सभी इनकार और अविश्वास से भर गए कि एक इंसान ऐसा कर भी कैसे सकता है। इन सब के बीच रुआ दूर खड़ी गुस्से से कांप रही थी। यह समझ नहीं पा रही थी कि उसके आत्मविश्वास का एक हिस्सा उस जैसे किसी व्यक्ति द्वारा कैसे तोड़ा जा सकता है, और वहीं खड़े खड़े वह चीखती है कि वह उसे उनकी दोस्ती तोड़ने के लिए कभी माफ नहीं करेगी। दूसरी ओर काजुमा सोचता है कि यह सब अनुभव उसके लिए कितना तरोताजा करने वाला रहा, जैसे कि दुनिया ही चमक रही हो। उसने सोचा कि आखिर उसने उसे हमेशा इस तरह नियंत्रित क्यों करने दिया, क्योंकि वह एक इंसानी चूल्हे वाले राक्षस की गुलामी करने के बजाय अकेले ही हाई स्कूल का सामना करना पसंद करेगा। लेकिन आगे बढ़ने और अब उसकी परछाई में न रहने का फैसला करके काजुमा को आखिरकार आजादी महसूस हुई। उसी रात हमें ताइकाई ग्रुप के पीछे की शक्ति तकायाशी की ताओ की पहली झलक मिलती है, और एक सख्त चेहरे के साथ वह अपने सामने के पन्नों को देखता है। लेकिन यह सब बदल जाता है जब रुआ दूर से उसे आवाज देती है और उसका पूरा मूड हल्का हो जाता है। वे आगे बताती है कि आज काजुमा ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया है क्योंकि उसने उनकी दोस्ती तोड़ने की धमकी दी, लेकिन उसके बयान ने कमरे में खड़ी एक खूबसूरत महिला का ध्यान खींचा। रुआ की चचेरी बहन तकायाशी की किकुरो अविश्वास के साथ मुड़ती है और पूछती है कि क्या उसने जो कहा वह सच है। रुआ उसके संदेह की पुष्टि करते हुए दोहराती है कि वे खुद यकीन नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि काजुमा उसका विरोध करेगा। फिर भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं होने पर उसकी चचेरी बहन किकुरो कहती है कि शायद उसने ही कुछ बुरा कहा होगा। रुआ बेझिझक स्वीकार करती है कि उसने उसे अपना गुलाम कहा था, और हाँ, शायद उसने यह भी कहा कि उसका बचपन का दोस्त होना सबसे बुरा है। लेकिन उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि ऐसा सुनने के बाद नाराज होना स्वाभाविक है। लेकिन रुआ अपनी बात पर अड़ी रहती है और जोर देकर कहती है कि वो सिर्फ उसे चिढ़ा रही थी। ईर्ष्या सतह पर आती है जब वो कबूल करती है कि उसे काजुमा को दोस्त बनाने और प्रेमिका की तलाश करते देखना बहुत गुस्सा दिलाता है, क्योंकि यह पूरा विचार उसे बेतुका लगता है। लेकिन किकुरो कहती है कि और दोस्त चाहना वास्तव में काफी सामान्य है। लेकिन यह सब नकारते हुए रुआ जोर से चीखती है कि ऐसा नहीं है। आखिरकार काजुमा के पास हमेशा वो थी, दुनिया की सबसे प्यारी रुआ हमेशा उसके साथ है। फिर भी उसका किसी और लड़की के करीब जाने का ख्याल ही अविश्वसनीय है, और इस वजह से वो मानती है कि उसे चिढ़ाना स्वाभाविक है, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ वही है जो उसे सबसे अच्छी तरह समझती है। क्योंकि सुनो, वो उससे प्यार करती है, और दादा को बस यही सुनने की जरूरत थी कि वो पक्ष बदल लें और दावा करें कि यह वास्तव में काजुमा की गलती है। लेकिन लगता है कि किकुरो अकेली थी जो मानती थी कि रुआ गलत थी और उसे माफी मांगने के लिए कहा। लेकिन वह जिद्दी होकर जवाब देती है कि चूंकि उसकी चचेरी बहन कभी काजुमा की गुरु थी, वह कुछ कर सकती है और चीजों को ठीक करवा सकती है, ताकि वह माफी मांगे और कबूल करे कि वह उससे प्यार करता है, और साथ ही एक चुंबन भी जोड़ दे। किकुरो ये सुनकर हैरान रह गई कि वह कितनी बुरी है, और अपना ध्यान अपने चाचा की ओर लगाती है। पूछती है कि क्या उसने काजुमा से रुआ से शादी करवाने का इरादा किया था, जिसकी वह पुष्टि करता है क्योंकि यही वजह है कि उसने उसे मार्शल आर्ट्स और नेतृत्व की कलाएं सिखाई थी। साथ ही रुआ उसे पसंद करती थी और उस जैसी प्रतिभा अद्वितीय थी। अपने पंखे की ओर देखते हुए किकुरो सहमत होती है और दावा करती है कि उसने उसके जैसा कभी किसी को नहीं देखा, क्योंकि प्राथमिक स्कूल से ही उसके ग्रेड हमेशा सीधे 3 रहे हैं 5 में से, औसत से थोड़ा अधिक स्कोर करने के लिए जानबूझकर, ताकि वह भीड़ में मेल खा सके। यह सब रुआ की परछाई बनने के उसके प्रशिक्षण का हिस्सा था। लेकिन अगर वह कभी रुकता और ऊंचा लक्ष्य रखना चुनता तो न सिर्फ पूरा स्कूल, न सिर्फ हमारा देश, बल्कि पूरी दुनिया हिल जाएगी। और अगर हमारा लड़का पहले से ही सफलता से पीड़ित नहीं था, तो पता चला कि वह हमेशा लड़कियों के बीच लोकप्रिय था, क्योंकि वह गिन भी नहीं सकती कि कितनी लड़कियों को स्थानांतरित किया गया क्योंकि वे उसे पसंद करती थी, और उसके परिणाम स्वरूप उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह कितना लोकप्रिय था। यह सुनकर रुआ गर्व से खड़ी होती है और दावा करती है कि आखिरकार वह उसका काजुमा है, जबकि चेयरमैन तकायाशी कहते हैं कि इसीलिए वह उसकी कंपनी संभालने के योग्य उम्मीदवार है। लेकिन किकुरो ने आगे देखा, क्योंकि अब जब उसने रुआ से नाता तोड़ लिया है, उसे अब खुद को रोकने की जरूरत नहीं है, और वह उस पल का इंतजार नहीं कर सकती। अगले ही दिन शुरुआत हो गई। टीकाई एकेडमी के हॉल्स में माहौल कितना टाइट था। कॉरिडोर के बीच में सिर्फ एक डेस्क और चेयर पड़ी थी काजुमा की। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, उसने रुआ के अगेंस्ट जाने की हिम्मत की, इसलिए ये उसकी सजा थी। अमीर घराने की रहस्य इससे भी नीचे गिर सकती थी, बस ये दिखाने के लिए कि वो कितनी क्रूएल और बिगड़ी हुई लड़की है। फिर भी काजुमा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने शांति से अपने ऑप्शंस पर विचार किया। पहला ऑप्शन, डेस्क को वापस क्लास में घसीट कर ले जाए और सबके सामने मजाक बने, या दूसरा ऑप्शन, स्टाफ से कंप्लेन करे। लेकिन ये बेकार था, क्योंकि स्कूल तो उसी के ग्रैंडपा का है, टीकाई ग्रुप के चेयरमैन का। देखो, ये कोई आम एकेडमी नहीं है, ये टीकाई एकेडमी है जो एस क्लास टैलेंट को कल्टिवेट करती है। यहाँ देश भर के एलीट स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप पर लाया जाता है, स्पोर्ट्स, आर्ट्स और एकेडमिक्स में बेस्ट बनने के लिए। आप कोई भी फील्ड ले लो, अगर आप टॉप करते हो, एक पैसा नहीं देना पड़ता। लेकिन भूल मत करना, क्योंकि यहाँ रैंक चलती है, एक असली लाइफ का कास्ट सिस्टम, जिसमें अपर और लोअर रैंक्स है, और सबसे ऊपर थ्रोन पर बैठी है रुआ, जो खुद को बनाई हुई प्रिंसेस। तो हाँ, दूसरा ऑप्शन तो पूरी तरह से खत्म। इसकी जगह काजुमा ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने सोची ना थी। उसने अपनी पेन उठाई और चेयर पर चिपके पेपर पर जल्दी से एक मैसेज लिख दिया। उसने लिखा कि वो खुद पढ़ेगा, और क्योंकि ये प्रिंसेस रोर का डायरेक्ट मैसेज है, तो उसे प्रेजेंट काउंट किया जाए।
उसके इस 200 IQ मूव से दूसरे स्टूडेंट्स शॉक में खड़े रह गए। जब काजुमा किसी और जगह जाने का डिसाइड करता है, लेकिन ये भी सोचता है कि अगर किसी और को इस सीक्रेट स्पॉट का पता चल गया तो कितनी प्रॉब्लम होगी। जब वो वहां पहुंचा, उसने बताया कि ये एक अंडरग्राउंड लाइब्रेरी है जिसके बारे में सिर्फ वो और कुछ लोग ही जानते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स को तो पता भी नहीं था कि ऐसी कोई लाइब्रेरी है भी, लेकिन क्योंकि वो रेगुलर था, लाइब्रेरी कमेटी का सीनियर यूज कभी कभी अंदर आने देता था। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसने सोचा कि वह क्लास खत्म होने तक टाइम पास करेगा। वो सोचता रहा कि वो हमेशा से ही एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, लेकिन अब जब उसने रुआ के अगेंस्ट जाने का फैसला कर लिया है, उसे नहीं लगता कि वो ज्यादा दोस्ती कर पाएगा या कोई गर्लफ्रेंड भी बन पाएगी। और जैसे ही उसने दूर का हैंडल पकड़ा, उसने इच्छा कि वो अब शांति से अपने दम पर जिएगा। और दूर खोलते ही उस पल कजुमा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके सामने जो कहानी खुलने वाली थी, उसमें उसकी ऑर्डिनरी लाइफ जीने का गोल अब एक्स्ट्रॉर्डिनरी लड़कियों से भरना था। और उसके दिन अब पीसफुल होने से बहुत दूर थे। 1 मिलियन आंखें देख रही थी। एक लड़की ने केओस मचा दिया। वो इवल और कनिंग रुआ ने अपना लाइव स्ट्रीम एक ऐसे चैनल पर शुरू किया जिसके 191,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे। वाह! और आज वो किसी ऐसे शख्स के बारे में बात करना चाहती थी जिसने उसे रिसेंटली टैंक किया था, क्योंकि दूसरे दिन वह अपनी क्लास की कुछ लड़कियों के साथ कैरियोके गई थी। ऐसा लगता है रुआ के कैरियोके ग्रुप में किसी ने महावाल बिगड़ दिया और बीच में ही चला गया। मैं जानता हूँ, ट्रैजिक। रुआ अपने लाखों सब्सक्राइबर्स के पास झुकती है, जिसे वो प्यार से अपने लॉयल सब्जेक्ट्स कहता है। वो उनसे कहती है कि सुनो, क्योंकि अगर पार्टी पॉपिन है तो कभी भी ऐसा ऑड वन आउट ना बनो जो उसे रैक करे। ओह, और लास्टली उसके पास कुछ बड़ी खबर है, एक नए गिग की घोषणा करते हुए, और वो एक नई वॉइस एक्ट्रेस मिनातो अमोन के साथ टीम अप कर रही है। वो ना सिर्फ एक ही एजेंसी में काम करते हैं, बल्कि एक ही स्कूल में भी पढ़ते हैं। उनकी डेब्यूट CD जल्द ही रिलीज हो रही है और पहली लाइव इवेंट अगले संडे शाइन मॉल में स्केड्यूल है। और इसके साथ रुआ साइन ऑफ करती है जब हजारों लोग कमेंट्स में एडमिरेशन और सपोर्ट से भर देते हैं। लेकिन प्रेजेंट में वापस आते हैं। कजुमा अब ऑकवर्डली उस डोर के सामने खड़ा है जिसे उसने नहीं खोलना था। अपनी नजर नीचे करता है और अंदर घुसने के लिए माफी मांगता है। अंदर की यंग लेडी जो पल भर पहले घबरा गई थी, अपना सिर थोड़ा सा झुकाती है, अपना परिचय अमाने मोटो के रूप में देती है, साथ ही इतनी जोर से चिल्लाने के लिए माफी मांगती है। वो पूछता है क्या उसने भी इस सीक्रेट स्पॉट के बारे में लाइब्रेरी कमेटी के हेड से सुना था। जब उसने हाँ में जवाब दिया, उसने सोचा कि वह अकेला नहीं है और बाहर वेट करने का डिसाइड किया ताकि अमाने को चेंज करने का मौका मिले। पदित के लिए कुछ मिनट बाद अमाने डोर खोलती है और उसे वापस अंदर आने को कहती है। अभी भी वेट के लिए माफी मांगती है, लेकिन कजुमा वो सवाल पूछे बिना नहीं रह सकता जो उसके दिमाग में घूम रहा था। वो वह क्यों चेंज कर रही थी, और वो भी अपने जिम के कपड़ों में। अमीनो समझती है कि वो बस प्रैक्टिस करने के लिए कोई शांत जगह ढूंढ रही थी, और जैसे पता चला वो एक वॉइस एक्ट्रेस है जो एक आने वाले बड़े इवेंट की तैयारी कर रही है। तभी उसे एहसास हुआ कि वो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से है, बिल्कुल रुआ की तरह, एक और एलीट जिसे एकेडमी ने पिक किया है। वो आसपास देखता है और एक ओवरसाइज्ड मिरर नोटिस करता है जो अमाने अपने साथ लाई थी, उसके डेडिकेशन का क्लियर एविडेंस। लेकिन इसने यूज क्यूरियस बना दिया, क्यों वो क्लास में नहीं थी। अमाने की आंखें नीचे हो जाती हैं। आज सुबह स्कूल आते ही यूज अपनी डेस्क और चेयर कॉरिडोर में मिली, एक साइन के साथ जिस पर लिखा था तुम्हारे लिए कोई सीट नहीं है। कजुमा फ्रीज हो जाता है। उसने ये पहले सुना है, ये सेटअप, ये ह्यूमिलिएशन, और अचानक उसे समझ आता है कि पल भर पहले उसकी आंखों में आंसू क्यों थे। तभी उसके फोन में एक नए मैसेज की आवाज आती है, नहीं, मल्टीपल मैसेजेस सब रुआ से। वो जानना चाहती है कि वो कहाँ है। इससे भी बुरा वो पूछ रही है कि क्या उसने उसका नया वीडियो देखा है। वो अगले लाइव स्ट्रीम में उसका नाम पब्लिक कर सकती है और अपने फैंस को उसे ढूंढने के लिए छोड़ सकती है, तब तक जब तक वो अपनी पैथेटिक सी डेस्क वापस क्लास में ना ले आए और उसे माफी ना मांगे। और बस उसकी आंखों में देखकर आप बता सकते थे कि वो नफरत से भर गया था। कजुमा ने अपना ध्यान वापस अमाने पर दिया, लेकिन अभी भी पजल था, क्योंकि अगर वो सच में टीकाई की स्पेशल स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स में से थी तो फिर वो ये सब एफर्ट क्यों कर रही थी। लेकिन चाहे अमाने एक वॉइस एक्ट्रेस थी, वो पॉपुलर से बहुत दूर थी, और उसके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल जानती है क्यों। वो उसका चेहरा और उसकी आवाज है। लेकिन आप जानते हो मेरे भाई उसे ऐसे बात नहीं करने देता। उसने अपने रिस्ट बैग में गहराई तक खोज की, ये कहते हुए कि वो उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा है क्योंकि उसके बैंग्स उसके चेहरे को ढांक रहे हैं। लेकिन उसे लगता है कि उसकी आवाज बहुत क्यूट है, और बस उसका चेहरा देखो भाई, उसने उसे इतना ब्लश करा दिया। लेकिन उसके लिए ये बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी आवाज बेहतर है, और शुआ तकायाशिकी से कंपेयर करें तो वो कुछ भी नहीं है। फिर भी उस जैसे किसी के साथ रुआ ने यूनिट बनाई जो शायद उसे मिल रहे रीसेंट हैरेसमेंट को एक्सप्लेन कर सकता है। कल रुआ की लाइव स्ट्रीम के दौरान अमीनो पर कमेंट्स की फ्लड आ गई, जैसे कि अगर रुआ उस जैसे किसी के साथ टीम करेगी तो उसकी रेप्यूटेशन खत्म हो जाएगी। रुआ के फैंस के हर शब्द, लेकिन सुनो, पिग्स डू अट्रैक्ट पिग्स, जैसे को ताइसा। लेकिन सवाल यह है कि वो उस पिग सुआर के साथ टीम क्यों कर रही है,
और वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसने क्या सुना, उसे चेतावनी देते हुए कि वो उसे ऐसे नहीं कह सकता, क्योंकि अगर किसी ने उसे स्कूल में रुआ को बुरा भला कहते सुन लिया तो बुरा होगा। लेकिन क्योंकि सिर्फ वो दो है, ब्रो अपने इंट्रूसिव थॉट्स को रन वाइल्ड करने देता है। अमानी कन्फेस करती है कि ये उसका फैसला नहीं था, बल्कि एजेंसी का था। क्योंकि उसे प्लेन और ग्लूमी समझा जाता है, उन्होंने सोचा कि वो रुआ की स्पॉटलाइट के पीछे परफेक्ट सपोर्टिंग रोल बनेगी। क्रूएल? हाँ, लेकिन ये टी काय म्यूजिक है। वो रुआ को प्रमोट करने के लिए कुछ भी करेंगे। और मेरे भगवान भाई, ये लोग कितनी कंपनीज के मालिक हैं। कजूमा को शाक नहीं है कि डेस्क चेयर वाला होल सिचुएशन रुआ का आइडिया था, और चाहे दोनों को पैर करना एजेंसी की प्लान थी, रुआ शायद ये सोच बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि उसे अपने से नीचे वाले किसी के साथ पैर किया जाए। और उसे पहले कि वो अपना थॉट कंप्लीट कर पाता, उसने उसे रोका। वो उसकी बैकग्राउंड सपोर्ट बनना एक्सेप्ट करती है, क्योंकि ये एक रेयर चांस है जो उसे मिला है। तो कम से कम वो किसी और को डाउन नहीं करना चाहती, बल्कि वो अपना बेस्ट देना चाहती है। और उसके शब्दों ने मेरे भाई को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसने पूछा, क्या यही रीजन है कि वो लाइब्रेरी में प्रैक्टिस करने आती है? और जब उसने हाँ कही, वो खुद को मुस्कुराते हुए नहीं रोक सका, ये एडमायर करते हुए कि वो कितनी कूल लग रही थी। और इसके साथ वो कहता है कि वो उसका साथ देना चाहेगा, लेकिन कंप्लीटली ऑनेस्ट होना तो वो सिर्फ एक कंप्लीट एमेचर की पर्सपेक्टिव से फीडबैक ही दे सकता है। और पूछता है क्या ये उसके लिए ठीक है। इससे पहले कि वो खत्म कर पाता, अमानी की आंखें चमक उठी। उसने जेंटली उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुरा दी। कहती है कि अब से वो उस पर भरोसा करेगी। और एक पल के लिए उसे इतना पास से देखते हुए कजूमा ने कुछ रियलाइज किया। ये लड़की उस रुआ नाम की सुआर से कई ज्यादा प्यारी है। उम्मीद तो उसे कब की छोड़ देनी चाहिए थी। वक्त खूब गुजर गया और उन्हें पता भी नहीं चला कि दोपहर का खाना का वक्त हो गया। अमाने सुबह से लिए बिन रुके अभ्यास कर रहा था। कोआ को चिंता होने लगी कि कहीं उसमें पानी की कमी ना हो जाए कि अचानक कॉरिडोर से एक बेकार आवाज आई जिसने उसका नाम पुकारा। और उसके पीछे कोई और नहीं, खुद वो दायान रुआ थी। ये सारा वक्त कहाँ था वो? और सिर्फ उसे देखकर ही समझ आ रहा था, भाई बिल्कुल भी यहाँ नहीं रहना चाहता। उसके ताने लगाई जा रही थी जब उसने कजूमा से पूछा कि वो उसे नजरअंदाज क्यों कर रहा है। उसने तो ये भी नोटिस कर लिया कि उसने उसे मैसेंजर पर ब्लॉक कर दिया था। लेकिन फिर अपने आप ही अपने ख्यालों में खोए उस लगा। शायद वो सीधे आंखें देख नहीं पा रहा क्योंकि वो कितनी खूबसूरत है। लेकिन भाई तो सीधा उन्हें पार करके आगे निकल गया, जैसे मेरा बाप मेरे जिंदगी से निकल गया। और तभी उस आदमी ने उसका कंधा पकड़ा और पूछा कि ये चुपचाप क्या चल रही है। और कजूमा को बस एक नजर डालने की जरूरत पड़ी उस आदमी का पूरा कैरेक्टर समझने के लिए, जैसे वो बैटमैन हो। उसकी वजह से अब हमें पता चला कि उस आदमी का नाम असानो है और वो बेसबॉल क्लब का उम्मीदवार स्कॉलरशिप स्टूडेंट है। और वो भाई भी कोई आम आदमी नहीं है जो रुआ के आसपास घूम रहा है अभ्यास की जगह। साला उसको तो अमाने से सीखना चाहिए, लेकिन उसे ज्यादा देर तक देखना भाई को गुस्सा दिला रहा था, खासकर क्योंकि वो कुछ बोल भी नहीं रहा था। इसलिए उसने अपना मुट्ठी खींचा और उसको मारने को तैयार हो गया। उसमें तो जैसे उल्ट्रा इंस्टिंक्ट था। वो आदमी सोच भी नहीं पाया कि उसकी पंच हवा में गई, लेकिन कोमो यूज एक सॉलिड पंच मारना वाला था। वो मौत को आंखें में आंखें डालकर देख रहा था, लेकिन वो इतना हैरान था कि वो उसके पीछे कब पहुंच गया। और अब वो एक क्लाउन की तरह लग रहा था क्योंकि उसकी पंच मिस हो गई। लोग सोच रहे थे क्या वो कमजोर है। और फिर कसामो भी कुछ मजा लेना चाहता था। उसने पूछा, क्या तू आउट ऑफ शेप है क्या? और जैसे ही वो फिर से कोशिश करने वाला था, रुआ ने उसे रोक दिया, क्योंकि कजूमा के साथ खेलने का हक सिर्फ यूस है और कोई भी उसको तभी हाथ लगा सकता है जब वो इजाजत दे, वरना किसी को भी उसको छूने तक की इजाजत नहीं है। और उस आदमी को अपनी औकात में रहना चाहिए। और फिर कॉरिडोर पूरी तरह से खामोश हो गया। कजूमा ने आखिरकार पहली बार उसे देखा और साफ दिख रहा था कि वो पूरे दिन इसी का इंतजार कर रही थी। लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत उसने उस सवाल किया, क्या तू वाकई सोचती है कि तूने आज कुछ बहुत कूल किया? बल्कि उसने खुद बात साफ करते हुए घोषणा कर दी कि उसे कोई तंग नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। वो चाहता है कि लोग उसे अकेले छोड़ दे। रुआ घुटनों के बल गिर गई, आंखें चमक उठी, दिल धड़कने लगा। वो खो गई। वो लाइन, वो आत्मविश्वास, उसे ऐसा लगा जैसे क्यूपिड ने बजूका से उसका दिल चीर दिया हो। एक पूरे हफ्ते गुजर गए और सबसे अच्छी लड़की अमाने लगता है कि बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन अभ्यास के दौरान वो इतनी तेज घूमी कि गिरने ही वाली थी। तभी कजुमा वहां आया और यूस फ्लोर पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया। उसने माफी मांगी क्योंकि वो बार बार गिर रही है, लेकिन उसे धैर्य दिया कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो असली परफॉर्मेंस से पहले चोट खाए। हैरान रह गई अमाने। वो सोच ही नहीं पा रही थी कि कजुमा कितने अमेजिंग है। वो रूम के दूसरे टेंट हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो गिरेगी वो वहां पकड़ने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन भाई ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे वो रियल लाइफ का ब्रूस वेन नहीं है। लेकिन उसके लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उस दिन के बाद से वो हमेशा उस पर नजर रखे हुए है और यूज प्रोत्साहित कर रहा है
यूज इसका एहसास तक नहीं कि इसने उसकी कितनी मदद की है। और एक बार फिर वो यूज शुक्रिया कहना चाहती थी, और उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था आज तक किसी ने यूज ऐसी बात नहीं कही थी। फिर भी उसने ये मना करने की कोशिश की, और जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो उसने अपना ध्यान वापस उसकी परफॉर्मेंस पर लगाया। क्या बेहतर नहीं होगा कि वो सेंटर स्टेज की तरह वापस चल कर जाए बजाय एक स्पिन मारे, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब भी वो ऐसा करती है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन उसके लिए ऐसा करने से अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कोमा ने सलाह दिया कि एक ही मूव में वापस कूद जाए, क्योंकि अगर वो अपने घुटनों की ताकत का इस्तेमाल करेगी तो वो आसानी से हवा में फ्लिप कर लेगी। अरे भाई, क्या तू बैक फ्लिप दिखाकर उसे इम्प्रेस कर रहा है? क्या कर रहा है यार? ऐसा कुछ देख, ऐसा कुछ। भाई तू बैठ जा। और जाहिर है ऐसी चीज उसके लिए नामुमकिन है, लेकिन सबसे जरूरी बात वो क्या था, और वो सही कह रही है, आम लोग ऐसा नहीं कर सकते। वैसे भाई के ग्रेड्स भी जरूर टॉप के होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब से वो एलिमेंट्री स्कूल में था वो हमेशा बस एवरेज से थोड़ा बेहतर ही स्कोर करता आया है। लेकिन बात को फिर से बदलते हुए कजुमा ने सोचा कि उसकी पोस्चर थोड़ी ऑफ लग रही है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर ले वो अपने स्लाउच को कभी ठीक नहीं कर पाए। और जैसे हमेशा भाई अपने दिमाग का अच्छा इस्तेमाल कर रहा है, उसने कहा कि शायद उसे अपने उसी स्लाउच का फायदा उठाना चाहिए, किसी प्यारी चीज की नकल करना चाहिए, जैसे बिल्ली की तरह जो पर कर रही हो। और वो मान गई उसे वो सारी सही पोजेस और एंगल्स देकर, और वो इतनी प्यारी लग रही थी कि वो संभल ही नहीं पा रहा था। और ऐसा लग रहा है कि आखिरकार उसे समझ आ गया। कोमा ने सलाह दी कि वो अपने डिजाइनर से बिल्ली के कान और पूंछ बनवा ले जो उसके आउटफिट के साथ मैच करे, और वो पूरी तरह से मान गई। लेकिन फिर उसे याद आया कि वो इससे रुआ के साथ अपनी परफॉर्मेंस में इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो दोनों साथ में अच्छे नहीं लगेंगे, और ऊपर से वो तो एक बैकग्राउंड सपोर्ट है। कजुमा ने थोड़ा रुककर पूछा, क्या तुम्हें वकाई ठीक लगता है? लेकिन क्योंकि उसका गाना नाच उसका खास हुनर नहीं है, वो चाहती है कि वो उसका एक्टिंग का अभ्यास देखे। आखिर वो एक वॉइस एक्टर है, वो एक एनिमे कैरेक्टर की तरह परफॉर्म करना चाहती है, और इसलिए वो अब पूरी मेहनत कर रही है। उम्मीद करती है कि एक दिन इससे यूज और मौके मिलेंगे। और कोमा सोच में पड़ गया कि वो कितनी पॉजिटिव है, खासकर जब वो वॉइस एक्टिंग की बात करती है। उसमें जिंदगी भरी हुई लगती है। उसने माना कि वो उसे जलता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके पास कोई सपना या लक्ष्य नहीं है। जब उसने पूछा कि क्या ऐसा कुछ नहीं है जो वो बनना चाहता है, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आई कि वो आम आदमी बनना चाहता है, ऐसी जिंदगी जो वो गर्व के साथ कह सके कि वो यही है। और फिर भी उसने उस पर विश्वास किया, क्योंकि अगर वो है तो उसे कोई शक नहीं कि वो हासिल कर लेगा जो वो चाहता है। और वो बात सुनकर जुमा हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसके दिल में अमाने के लिए और ज्यादा इज्जत बढ़ गई थी। अब वो थोड़ा ज्यादा करीब महसूस कर रही थी, तो अमाने ने मौका देखकर एक पर्सनल सवाल पूछ लिया। उसने सुना था कि कजुमा का रुआ के साथ झगड़ा हुआ था, और उसे लगा कि शायद ये सब उसकी वजह से हुआ। पर कजुमा ने तुरंत कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने बोला कि वो दोनों बचपन के दोस्त थे, और शायद वो उसके लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। पर कजुमा ने साफ कह दिया कि वो अब उसे अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं मानता। ये सुनकर अमाने के दिल में कुछ हिल गया। उसने खुद को संभाला और हिम्मत करके कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी एकदम से विच खुद आ गई। रुआ ने सीन पर एंट्री मारी और चिल्लाते हुए पूछा, तुम दोनों इतनी छोटी जगह में क्या कर रहे हो? फिर तो बस हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि रुआ लाइब्रेरी में घुस गई थी। उसने सुना था कि कजुमा यहाँ है, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो किसी के साथ होगा। वो चिल्लाए, ये क्या बकवास है? ये चीट सी वॉइस एक्ट्रेस के साथ क्या कर रहे हो? ये तो मेरे आसपास आने लायक भी नहीं। फिर तो रुआ ने अमाने को इंसल्ट करना शुरू कर दिया, उसे ट्रैश और स्टूपिड तक कह दिया। उसके दिमाग में सब क्लियर हो गया, तो इसलिए कजुमा स्कूल के बाद छुपके छुपके जाता था। ये सब उस लड़की के चक्कर में था। ये सोचकर उसके आंसू निकल आए। पर भाई कौन बताए उसको, हम क्यों केयर करें? अबा रुआ ने कहा कि कजुमा को उसके साथ होना चाहिए, किसी और के नहीं। अमाने ने माहौल शांत करने की कोशिश की और पूरी गलती अपने सिर ले ली। कजुमा तो सिर्फ मेरी हेल्प कर रहा था। लेकिन जैसे ही अमाने ने उसका पहला नाम लिया, रुआ का कान हिल गया। वो सीधा अमाने के पास आई, उसके कॉलर को पकड़कर खींच लिया। किसने तुझे उसका फर्स्ट नेम लेने की परमिशन दी? उसे सुजुकी बुला। तेरा उसके करीब आना 1000 साल दूर की बात है। और तो और, रुआ ने उसके बाल के नीचे देखा और बोला, पता नहीं इन बैंग्स के नीचे कितनी अगली होगी। लेकिन जब अमाने ने अपना चेहरा उठाया, रुआ लिटरली शॉक हो गई। बीपीए, ये क्या? ये तो इतनी क्यूट है, उसके मुंह से निकल गया। फिर वो कहने लगी, क्या तूने कजुमा को ये चेहरा दिखाया है? और तुरंत पता नहीं कहां से डक्ट टेप निकालकर उसके बाल चिपका दिए। कजुमा ने गुस्सा कर बोला, बस करो रुआ, तुम दोनों एक ही ग्रुप का हिस्सा हो, याद है? पर रुआ बोली, हाँ, पर वो सिर्फ सपोर्टिंग रोल है, मैं जैसे चाहूं ट्रीट कर सकती हूँ। पर कजुमा ने कहा, वो लड़की हर दिन मेहनत कर रही है ताकि तुम्हारे बराबर आ सके, तुम्हें उसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए। रुआ को समझ नहीं आया कि कजुमा अमाने की साइड क्यों ले रहा है। हम तो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं ना। कजुमा ने फिर कहा, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ हम अब दोस्त नहीं हैं। ये सुनकर रुआ थोड़ा हिल गई।
उसने डरे हुए पूछा, तू अब भी उस दिन की बात पर गुस्सा है क्या? वो तो मजाक था। काजुमा ने ठंडा सा जवाब दिया, मजाक? तुमने तो लोगों को ट्रॉमेटाइज कर दिया। तुम्हें समझना चाहिए कि क्या ठीक है और क्या नहीं। उसकी बातें रुआ के दिल को छेड़ गई। वो लिटरली कंपने लगी और काजुमा बिना पीछे देखे अमाने के साथ वहां से निकल गया। रुआ छुप कर बोली, मैं अमाने से ज्यादा क्यूट हूं। मैं हार नहीं मानूंगी किसी ट्रैश टियर वॉइस एक्ट्रेस से। बाहर अमाने ने निगाह नीचे करते हुए कहा, शायद ये सब मेरी वजह से हुआ। काजुमा ने उसे तसल्ली दी, नहीं, एक्चुअली मुझे एक आइडिया मिला है। हम रुआ को उसके खुद के प्राइड से हरा सकते हैं। उसने उस प्लान का नाम रखा अमाने डांस ऑपरेशन। काजुमा ने एक कन्वीनियंस स्टोर से अमाने के लिए एक क्यूट ब्लैक कैट ईयर पिन खरीदी और बोला, क्या तुम्हारा यूट्यूब चैनल है? अगर हो तो ये पिन पहनकर अपना कैट डांस अपलोड करना, लोगों का ध्यान जरूर जाएगा। अमाने बोली, मेरे पास तो सिर्फ कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, कौन देखेगा? काजुमा मुस्कुराया, बस मुझ पर भरोसा रखो। उसकी कॉन्फिडेंस देखकर अमाने शांत हो गई और हाँ कर दी। फिर काजुमा ने बोला, और अगर वीडियो में तुम अपने बैंग्स थोड़ा हटा दो तो और अच्छा लगेगा। तुम सीरियसली क्यूट लगती हो। अमाने शर्मा गई, मुझे अपना चेहरा दिखाने में थोड़ा डर लगता है। बैंग्स के पीछे छुपकर मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। गिसुमा ने पूछा, तुम्हारे एजेंसी ने कभी इस बारे में कुछ कहा? वो बोली, नहीं, उन्हें तो मेरा करंट इमेज सूट करता है सपोर्ट रोल के लिए। काजुमा समझ गया कि इंडस्ट्री का सिस्टम ही ऐसा है, टैलेंटेड लोगों को नीचा दिखाने वाला। अमाने ने यह बात बिल्कुल कैजुअली कही, लेकिन काजुमा अपनी नफरत छुपा नहीं पाया। उसके दिमाग में आया, शोबिज सच में कितना गंदा होता है। पर अमाने के लिए ये सब नॉर्मल था, क्योंकि एजेंसी रुआ के ग्रैंडफादर की ही तो थी, तो नेचुरली वो रुआ को ही फेवर करते। और जब बात पॉपुलैरिटी और ब्यूटी की आती है, अमाने सोचती है कि रुआ उसे कई ज्यादा सुपीरियर है। इसी वजह से उसके दिमाग में डाउट आता है, क्या उसके जैसे किसी को रुआ जैसी पावरफुल लड़की से कम्पीट करना चाहिए? ये सुनकर काजुमा को सब समझ आ गया। अमाने का सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि उसका एनवायरनमेंट ही ऐसा था। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां कोई स्टैंड आउट करने की कोशिश करे तो सब मिलकर उसे नीचा दिखाते हैं, चाहे स्कूल हो या शोबिज। अमाने हमेशा ऐसे लोगों से घिरी रही जो अपनी पोजीशन बचाने के लिए दूसरों को दबा देते हैं। अब समझ आया उसका कॉन्फिडेंस इतना लो क्यों है। उसने काजुमा को उसके लास्ट नेम से बुलाया और पूछा, क्या वो रुआ का चाइल्डहुड फ्रेंड था? और उसने नोट किया कि रुआ यूज काफी पसंद करती है। पर काजुमा के लिए यह सब सिर्फ इरिटेट करने वाला था। फिर भी उसने अमाने से कहा कि वो यूज काजुमा बुला सकती है। अमाने के चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल आ गई। उसने कहा कि अगर काजुमा भी यूज अमाने बुलाए तो उसे बहुत खुशी होगी। और भाई, काजुमा ने बिना सोचे कर दिया। अब अमाने ब्लश कर रही थी, खुद ही तो बोला था, अब शर्मा रही है। फिर अमाने ने डिटर्मिनेशन से कहा कि वो अपकमिंग वीडियो शूट में अपना बेस्ट देगी। और देखते ही देखते वीडियो अपलोड हो गया। एक चेयरफुल अमाने अपना इंट्रो देती है, मैं हूं अमाने, वॉइस एक्ट्रेस परफॉर्मिंग दी अमाने डांस। उसके चैनल पे सिर्फ 41 सब्सक्राइबर्स थे। फिर वो डांस करती है। वीडियो के एंड में थोड़ा सा सांस लेती हुई अमाने कैमरा के पास आती है और कहती है कि वो संडे को लाइव परफॉर्म करेगी और सबसे रिक्वेस्ट करती है कि सब्सक्राइब करें। काजुमा अपने फोन से देखकर सोचता है कितनी क्यूट लग रही है, लेकिन उसने देखा कि कुछ हेट कमेंट्स भी आए हैं रुआ के फैंस के तरफ से। फिर क्यूरियोसिटी में उसने रुआ का चैनल चेक किया, इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए ऑब्वियसली। और ये लड़की तो लिटरली मेल्ट डाउन कर रही थी, हर नाम ले रही थी, बस काजुमा का नहीं। पिछली बार के थ्रेड्स ब्लफ निकले, फिर भी रुआ के 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए थे। लेकिन वो अपने ऑब्सेशन में पागल हो रही थी कि काजुमा उसकी तरफ देखता क्यों नहीं। फिर वो एक्ट खत्म करती है फेक स्माइल के साथ। ये सब एक्टिंग थी, इमोशनल एक्सप्रेशन प्रैक्टिस कर रही थी। काजुमा सोचता है, ये मैंने अभी क्या देख लिया। लेकिन अब वो और ज्यादा डिटर्मिन्ड था। अगर रुआ ऐसे गेम खेलना चाहती है तो उसे बिना रुक के हरा देगा। रुआ का वीडियो 3 घंटे में 20,000 व्यूज ले आया और अमाने के वीडियो को सिर्फ 52 व्यूज मिले 2 घंटे में। फिर भी काजुमा के लिए अमाने का वीडियो बहुत अच्छा था, मतलब बस लोगों तक पहुंचाना बाकी था। और उसके पास आइडिया था। ऑनलाइन काजुमा एक इंट्रोवर्ट लगता था, लेकिन एक मोबाइल गेम में वो एक बड़े क्लैन का वाइस लीडर था। उसने अपने ऑनलाइन नेटवर्क का यूज किया और सिर्फ कुछ दिनों में अमाने के वीडियो ने 5 लाख व्यूज क्रॉस कर लिए। अमाने शॉक में थी, बस 3 दिन हुए हैं, काजुमा ने क्या किया? काजुमा कहता है, मैंने सिर्फ थोड़ा वर्ड स्प्रेड किया, पर असली क्रेडिट तुम्हारे टैलेंट को जाता है। अमाने खुश हो गई। उसने बताया कि उसे कोई मिला था जो कह रहा था कि वो उसके इवेंट में आएगा। लेकिन रुआ भी पीछे नहीं थी, उसके पोस्टर्स हर जगह लगे थे। काजुमा के लिए अब सब रेडी था, रुआ को ट्रैप में लाना था और रुआ ने खुद ही उसके प्लान में कदम रख दिया। रुआ कॉन्फिडेंटली कैट ईयर्स पहने स्टेज पे आई। उसने अमाने को चैलेंज किया, इस संडे को होगा कैट ईयर शो डाउन, देखते हैं कौन क्यूटेस्ट और मोस्ट पॉपुलर है। काजुमा के लिए सब एक्सपेक्टेड था, उसने पहले ही ये प्लान किया था और रुआ के फेस के एक ट्विच से उसने समझ लिया वो कॉन्फिडेंट नहीं है। इवेंट के दिन
काजुमा अमाने को सपोर्ट करने जल्दी पहुंच गया, लेकिन अमाने दूसरे दौर के पास थी। पता चला कि रुआ ने अपने मैनेजर से कह दिया था मैं एक नोबडी के साथ सेम रूम में नहीं रहूंगी, तो अमाने एक स्टोरेज रूम में रेडी हो रही थी। काजुमा ने उसे एनकरेज किया, शो टाइम होने वाला है, तुम ये कर सकती हो। अमाने ने पूछा तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? काजुमा ने कहा हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को ही सब कुछ मिलता है, अगर तुम जैसे कोई शाइन करे तो सिस्टम हिल जाएगा। और ऑनेस्टली जब से मैंने देखा तुम कितनी मेहनत करती हो, मुझे तुम्हें चीयर करने का मन हुआ। फिर उसने बैग से कस्टम मेड कैट ईयर्स निकाले, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाए। अमाने ने खुशी से कहा बहुत अच्छा लगा। काजुमा ने उसके बाल साइड में करके कैट ईयर्स लगाए। ऐसे पहनो, तुम पे परफेक्ट लग रहे हैं। अमाने का फेस लाल पड़ गया, बोल ही नहीं पाई। फिर नॉक हुआ। अमाने तुम्हारा नंबर आ गया। काजुमा ने अपना हाथ बढ़ाया, जाओ सबका दिल जीत लो। अमाने ने उसका हाथ पकड़ा और स्टेज की तरफ दौड़ गई, रेडी टू शाइन। फिर रुआ ने स्टेज पे आकर ऑडियंस का वेलकम किया। सब एक्साइटेड थे, स्पेशली जब उन्होंने रुआ को कैट ईयर्स में देखा। वो अनाउंस करती है अपना न्यू यूनिट, प्रिंसेस रॉयल एंड द हैप्पी सर्वेंट। फिर इंट्रोड्यूस करती है अपनी पार्टनर को, मिनातो अमाने। माने के इंट्रोडक्शन पर क्राउड से आवाजें आई, कितनी क्यूट लग रही। हाय। रुआ के लिए ये शॉकिंग था, बस बैंग्स साइड करने से इतना फर्क। परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है, सॉन्ग क्यूट ड्रीमर्स, और क्राउड अमाने के टैलेंट पे फिदा हो गया। लोग कह रहे थे कौन है ये लड़की, रुआ से ज्यादा क्यूट लग रही है। फिर उस नेपर बॉस में इनके पास से गया, लेकिन अमाने ने ऊपर से देखा कि रुआ तो पहले ही हार गई। लेकिन अमाने ने हर मूव परफेक्शन से किया था, प्रैक्टिस और पैशन दोनों दिख रहे थे। परफॉर्मेंस के दौरान काजुमा ने देखा कुछ मेन इन ब्लैक सूट स्टेज के पीछे जा रहे हैं। उसने फॉलो किया और पता चला कि वो रुआ के फैमिली सिक्योरिटी के लोग हैं। उनका प्लान था अगर अमानो ने डिलीवर नहीं किया तो उसे जबरदस्ती हटा देना। काजुमा ने तुरंत एक्शन लिया, एक स्ट्राइक में सबको गिरा दिया और स्टेज के पास लौट आया। अमाने अब चमक रही थी, सब उसके टैलेंट से इंप्रेस थे। काजुमा ने चिल्लाकर कहा तुम कर सकती हो। अमाने ने स्माइल के साथ और कॉन्फिडेंट परफॉर्म किया। रुआ घबरा गई, एक गलत स्टेप लिया और स्टेज पे गिर गई। सब क्या हार गए। रुआ के फॉल के बारे में बात कर रहे थे। मीडिया ने रुआ को कवर किया पर अमाने का नाम छुपाया गया। लेकिन सोशल मीडिया ने सच दिखाया, रुआ के मीम्स वायरल हो गए और अमाने ट्रेंडिंग में आ गई। काजुमा खुश था, अमाने को फाइनली वो रिकग्निशन मिल गई जो वो डिजर्व करती थी। अब अमाने का स्टार और भी ऊपर जाएगा और काजुमा जानता था कि उसकी अपनी मौजूदगी रुआ के लिए एक ऑब्स्टिकल बनेगी। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अब कुछ दिन बैकग्राउंड में रहेगा, चुपचाप अमाने की सक्सेस देखेगा। लेकिन जैसे ही वो जाने लगा, अमाने की आवाज ने उसे रोक लिया। वो भीड़ में से रास्ते बनाती उसके पास आई, झुकती हुई गुड मॉर्निंग बोली। सांस संभालते ही उसने पूछा क्या स्कूल के बाद वो फिर से उसके साथ प्रैक्टिस करेगा। काजुमा हैरान हुआ, इवेंट तो खत्म हो गया था, लेकिन अमाने ने बताया कि उसे एक नए एनिमे ऑडिशन का कॉल आया है। एक अलग एजेंसी ने उसे कांटेक्ट किया है और वो रुआ की एजेंसी छोड़ के अपना सपना वॉइस एक्ट्रेस बनने का परसू करना चाहती है, और इस बार वो चाहती है काजुमा उसके साथ हो। जैसे ही वो कुछ बोलने जा रहा था, अमाने ने अपनी उंगली उसके लिप्स पर रखी। मुझे अमीना मत बुलाना, अब सिर्फ तुम मुझे अमेनन बुला सकते हो। हॉलवे में सबकी फुफकार बंद हो गई। रुआ ने ये सब देखा और गुस्सा से चिल्लाई, उसने मेरे आदमी के साथ ऐसा कैसे किया। काजुमा ने देखा अमाने अब सच में बदल गई थी। शायद उसकी गलती थी, कॉन्फिडेंस तो उसी ने दिया था। और जब अमाने झुककर पूछी तुम जिम्मेदारी लोगे ना, रुआ बेहोश हो गई। इवेंट के बाद अमाने सुपर पॉपुलर हो गई, हर दिन बिजी थी, स्कूल और काम दोनों हैंडल करते हुए। काजुमा के लिए लोग कहते थे वो मिस्टीरियस लोनर है जो रुआ और अमाने दोनों के बीच में रहता है। लेकिन उसके लिए ये ठीक है क्योंकि वो आखिरकार अपनी पीसफुल जिंदगी जी रहा है। अचानक पास में कुछ क्लासमेट्स की हंसी ने उसका ध्यान खींचा। आयो आर्या को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, बोल रहा था कि अगर वो यूज डेट कर ले तो वो सब कुछ रिस्क पर लगा देगा। क्योंकि शायद वो ये सब इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसे रुआ ने रिजेक्ट कर दिया था। और क्या वो चंद महीने पहले ये नहीं कह रहा था कि वो अमाने से कितना प्यार करता है। आर्या के लिए वो गर्लफ्रेंड पाने के लिए बहुत डेस्परेट है, और ऐसे तो कोई उसे पसंद नहीं करेगा। जब सब उसे ओपन बुक कहकर टीज कर रहे थे, उसने कहा कि उसने सच्ची में ऐसा महसूस किया था। आखिर आर्या बहुत सुंदर है, एक फैशन लीडर है, टॉप स्टूडेंट है और डांस क्लब की स्टार है। लेकिन आर्या ने उस देखकर सीधा हंसी उड़ दी क्योंकि वो क्लियरली एक पिकअप लाइन थी। उसने बताया कि उसे ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और आसनो रिजेक्ट होकर ऑलमोस्ट मर ही गया। ऐसा लगता है ये बात सबको पता थी क्योंकि आर्या वैसी लड़की है जो उन लड़कों में इंटरेस्ट नहीं रखती जो पास या गाड़ी नहीं रखते। और हमारा भाई आसनो यहाँ बहुत भूखा है, उसे इस लड़की की बहुत जरूरत है। उसने क्लेम किया कि उसके पास भी पैसा है और वो उसे चाय जरूर पिलाएगा। इस पे आर्या फिर से हंसने लगी और पूछा क्या उसको पता है वो चीज जो उसने अपने हाथ में पकड़ी है क्या है।
वो एक नया पर्स था जो इस महीने रिलीज हुआ था और उसके बॉयफ्रेंड ने बिना प्राइस पूछे उसे खरीद कर दिया था। तो अगर आनो की उसकी जगह लेने की कोई सोच भी है तो उसे कम से कम चाय 1000 बार चाय पिलाने की औकात तो होनी चाहिए कि वो उसके बजट से बाहर है और उसने आखिरी छोड़ दिया क्योंकि वो तो पैसे और लुक्स के पीछे ही लगी हुई है। इसी बीच काजुमा उनके सामने बैठा हुआ था। वो लोग एलीट ग्रुप के मेंबर थे जो टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट से बना था, लेकिन या अपनी ब्यूटी और फेम के लिए जानी जाती थी और इसे जोर से चिल्लाने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन काजुमा ने नोटिस किया कि या किसी और की डेस्क पर बैठी हुई थी और नजदीक से देखने पर उसने देखा कि वो लड़की वो किताब पकड़ी हुई है जो वो रिसेंटली हिडन लाइब्रेरी को वापस की थी। उसने सोचा वो लड़की ने उधर लिया होगा। ये सोच के ही वो बहुत खुश हुआ क्योंकि वो किताब वहां धूल में नहीं पड़ी रही। वो जानता है कि वो अच्छी किताब है और वो देख सकता था कि वो लड़की जल्दी से बैठकर पढ़ना चाहती थी। कुछ देर बाद काजुमा ने आर्या के पास जाकर कहा कि वो बैठने की जगह नहीं है और उसे हिलने को कहा। पहले तो उसकी आंखें फट गई, लेकिन जल्दी ही वो गुस्से में आ गई, कहकर कि ये कोई लूजर यूज ऐसे कैसे बोल सकता है। उसने कहा वो बहुत अनोइंग है, लेकिन काजुमा ने कोई परवाह नहीं की। बेल बजने वाली थी, इसलिए उसे अपनी सीट पर वापस जाना चाहिए, लेकिन वो और जोर से चिल्लाई क्योंकि अभी भी टाइम है और वैसे भी ये उसका मैटर नहीं है। इसी बीच काजुमा ने सोचा कि वो कितनी जिद्दी है। उसे याद आया जब वो चैप्टर 1 में कैरोके गए थे, तब भी उसने उसे एक कोल्ड लुक दिया था और उसने सोचा कि शायद या उसे सच्ची में नफरत करती है। लेकिन चाहे वो नफरत करे या नहीं, उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी और उसे अपनी बाहों में उठाकर उसने उसे हल्के से टेबल से नीचे उतारा, जबकि सब वहां देखते रहे। कुछ देर में ही उसका चेहरा पूरा लाल हो गया, लेकिन काजुमा पर कोई असर नहीं हुआ। उसने उस यंग लेडी को आवाज दी जिसकी डेस्क थी, क्योंकि अभी टाइम था वापस आने का, और जल्दी से आकर उसने उस लड़की के डेस्क से धूल साफ की और उसको शुक्रिया कहा और अपना काम पूरा करके उसने उसे हल्के से जमीन पर उतर दिया। वो झुकी हुई चुप थी, लेकिन अचानक वो भड़क उठी। शर्म और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने उसे कहा कि वो उसे परेशान ना करे। उसने सोचा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और उस पर चिल्लाई कि उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। लेकिन जैसे ही वो आगे बोलने वाली थी, रुआ रूम में आ गई, चीयरफुल एंड सबको गुड मॉर्निंग विश करती हुई, और एक पल में जगह खामोश हो गई जैसे कोई असली इंचार्ज आ गया हो। और जब वो आया के पीछे आई, उसने उसके कान में कुछ कहा, पूछा क्या हुआ और क्या कोई चांस है कि काजुमा ने उसे कुछ किया है। और उस साइकोटिक औरत से पंगा लेने से बचने के लिए, जो क्लियरली अपने आदमी के लिए कुछ भी कर सकती थी, या ने क्वाइटली कहा कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन काजुमा को बोलना पड़ा, क्योंकि उसे कितनी बार कहना पड़ेगा कि वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि अब वो स्ट्रेंजर्स है। शॉक्ड रोआ ने अपना सिर झुकाया, पूछा क्यों वो यूज ऐसी क्रूअल बातें कहता है। जैसे पहले भी कहा था, वो उस गार्बेज आस वॉइस एक्ट्रेस का साइड लेता था, जबकि वो क्लियरली उसके बारे में सोच रही थी। लेकिन आखिरी बार उसने कहा कि वो सिर्फ उन लोगों का साथ देता है जो मेहनत करते हैं, ना कि किसी आलसी एरोगेंट पिग जैसे उसके। और वो वापस अपनी सीट पर चला गया। और क्योंकि उसने रुआ से ताइज तोड़ दी थी, काजुमा आखिरकार वो कर पा रहा था जो वो एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह करना चाहता था। और पहली चीज जो उसने सोची थी वो थी अपनी पहली पार्ट टाइम जॉब ढूंढना। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी जॉब उसके लिए सूटेबल होगी। वहां एक न्यू मेडन बटलर कैफे है जिसमें पे अच्छी है। और अब सोचकर उसे याद आया, जब वो मिडिल स्कूल में था, उसे रुआ के फैमिली मैंशन में रहना पड़ा था, जहां उसे सफाई और सर्विस सीखनी पड़ी थी ताकि वो उनके फैमिली की सर्विस कर सके। हाँ, ये नई जॉब थोड़ी दूर है, लेकिन अगर वो एक एक्चुअल कैफे है तो शायद वो अपना एक्सपीरियंस यूज कर पाएगा। और कैफे के अंदर उसे तुरंत हायर कर लिया गया और लगता है वो अगले हफ्ते से स्टार्ट करेगा। काजुमा वहां बैठा हुआ था। उसे हैरत हुई कि इतना आसान था, लेकिन उसकी एम्प्लॉयर ने कहा कि उसके जेस्चर्स पोलाइट लगे, इसलिए वो बहुत खुश है कि वो आया। हाँ, उनकी जगह इतनी बड़ी नहीं है और इसका रिजल्ट ये है कि यूजुअली फ्रंट पर सिर्फ 2 लोग काम करते हैं, जबकि वो नॉर्मली किचन में होती है। लेकिन उसे वरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक बहुत ही डिपेंडेबल सीनियर है जिस पर वो भरोसा कर सकता है। प्लस उनके साथ काम करना आसान है। और जब वो बैक में अपने सीनियर से मिलने गया, उसने उम्मीद की कि वो कम से कम अच्छे होंगे। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अपना इंट्रोडक्शन दिया, सामने वाली यंग लेडी को यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी ब्रूम छोड़ दी। वो मान ही नहीं पा रही थी कि नया पार्ट टाइम वर्कर काजुमा है कहीं और। रुआ ने काजुमा की बातें याद की और दीवार पर उनकी तस्वीरें चिपकाते हुए उसने कहा कि उसे आखिरकार समझ आ गया, वो उसके प्यार की टेस्ट कर रहा था और अब से वो अपनी बेस्ट करेगी। उसकी फ्यूरियस आंखें उसकी तरफ घूमी। उसने उसे कहा कि वो किसी को ना बताए कि वो ऐसे काम कर रही है। सोच रही थी कि ऐसे काम क्यों कोई करता है और क्यों ऑफ ऑल पीपल। काजुमा को पता चल गया, आफ्टर ऑल वो उसे कभी भी अपना जूनियर नहीं मानेगी। लेकिन काजुमा ने अपनी नजरें हटा ली और कहीं और देखा। उसने फिर उसे आवाज दी, जानना चाहती थी कि क्या वो उसकी सीक्रेट सेफ रखेगा। लेकिन डेस्परेट उसने पूछा क्यों वो इतना क्वाइट है। और जब वो और नहीं से पाई, उसने चिल्लाया कि उसे पता है कि मेड की ड्रेस पहनकर मेहनत करना थोड़ा वियर्ड है और अगर वो चाहे तो वो अभी हंस सकता है। लेकिन कंफ्यूज्ड काजुमा ने पूछा क्यों, क्योंकि कोई भी आदमी मेहनत कर रहा है, इसमें हंसने वाली क्या बात है। और जब वो अनकंट्रोलेबली ब्लश करने लगी,
उसने कहा कि उस जैसे लोग ने ज्यादा कुछ नहीं किया और उसने ये जॉब सिर्फ इसलिए ली थी क्योंकि पे अच्छी थी। लेकिन देखकर कजुमा ने नोटिस किया कि उसकी सफाई एक्चुअली प्रिटी थरा थी, क्योंकि शैंडलियर के पीछे के ग्लासेस और चेयर्स और टेबल्स के नीचे सब अच्छा साफ था। हार्ट पसी एरियाज भी प्रिटी स्पॉटलेस थे। लेकिन फिर से उसने क्लेम किया कि उसने नहीं किया, शायद किसी बच्चे ने किया है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर उसके हाथ ऐसे क्यों दिख रहे हैं? उसके दोनों हाथ और घुटने थोड़े गंदे थे और कजुमा ने सोचा कि शायद उसने स्टेन साफ करने के लिए फ्लोर पर क्लॉथ से पोंछा मारा था और बाद में मॉप किया था। उसने कहा कि वो अमेजिंग वर्क था और जब वो यूज देखती रही वो फिर से ब्लश करने लगी, दांत पीटती हुई, और थोड़ी देर बाद चिल्लाई कि वो बंद करे और कैफे ओपन करने से पहले अपने कपड़े चेंज कर ले, क्योंकि वो यूज सिखाने के लिए बहुत कुछ है। और कजुमा वहां एक होपफुल स्माइल के साथ खड़ा हुआ। उसने रियश्योर किया कि वो अपनी बेस्ट करेगा। देर नहीं हुई, कैफे ओपन हो गया और आर्या राउंड्स लगाते हुए ऑर्डर्स लेने लगी। अचानक वो एक फैमिली के पास गई, उनसे सॉरी कहा क्योंकि आज थोड़ा पैक्ड है, और सजेस्ट किया कि वो मेन्यू देखें जबकि वो सीटिंग सॉर्ट करती है, और उनको चेंज वापस किया एक वार्म स्माइल के साथ। सरप्राइजिंगली आर्या स्कूल वाली से बिल्कुल अलग है। ऐसा भी नहीं लगता कि वो कोई एक्ट कर रही है, बल्कि लगता है कि वो यहाँ स्कूल से ज्यादा खुश है। लेकिन आर्या को असेस करना बंद करो, क्योंकि काजुमा को भी ये देखना है कि वो आज उसके रास्ते में ना आए। जब शाम हुई और कैफे में चीजें सेटल होने लगी, आर्या काउंटर पर एग्जॉस्टेड फील करती हुई लेती है। क्यूरियस काजुमा ने पूछा, क्या लंच टाइम पर हमेशा इतने कस्टमर्स आते हैं? और लगता है ऐसा ही है ही, लेकिन शाम को काम हो जाता है। और तब उसने पूछा, क्या वो सच्ची में डांस क्लब की मेंबर है और स्कूल और जॉब दोनों हैंडल करना उसके लिए कितना रफ होगा? लेकिन काउंटर से स्प्रिंग करते हुए उसने स्माइल के साथ कन्फेस किया कि वो नहीं बिगाड़ेगी, क्योंकि वो एक जीनियस है। लेकिन अब उसकी बारी थी सवाल पूछने की। उसने सोचा, क्या ये उसकी पहली पार्ट टाइम जॉब थी? ऑल्दो वो उसकी मूवमेंट देखकर बता नहीं पाई, लेकिन काजुमा को सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि वो उसके रास्ते में ना आए। लेकिन उसने इंसिस्ट किया कि वो बिल्कुल नहीं आया, बल्कि उसे शुक्रिया कहना चाहिए। लेकिन जल्दी ही उसे अपनी होश आई और उसने सब कुछ होल्ड पर रख दिया, क्योंकि वो अपने दुश्मन के साथ क्लोज हो रही थी। लेकिन कजुमा को नहीं पता कि वो क्यों बीफ कर रहे हैं, और रीजन ये है कि उसने रुआ से टाइज तोड़ दी थी, तो ऑब्वियस था। और ऑल्दो ये सच है, आया और उसके दोस्तों के लिए उसके दिल में कोई ग्रज नहीं है। लेकिन वो टाइम कैरोके का, उस टाइम वो क्यों गुस्सा हुआ था? क्योंकि वो उसके सब दोस्तों और खुद उसे नफरत करता था। लेकिन फिर उसने कन्फेस किया कि वो नहीं करता और सोचा कि वो पिग रुआ की वजह से वो ऐसा सोचती है। और जब उसे आखिरकार समझ आया, उसने क्लैरिफाई करना चाहता, क्या ये पिग जिसका वो जिक्र कर रहा था वो रुआ है? और ये सच है कि वो उसकी ऑर्डर्स फॉलो करती थी। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले कजुमा के लिए ये मैटर नहीं करता, क्योंकि अब सिर्फ ये मैटर करता है कि वो उसे डिफरेंटली सोचता है, जेन्युइनली रिस्पेक्ट करता है। वो एफिशिएंट और केयरफुल है अपने काम में, और इसलिए अब से वो चाहता है कि वो उसे सिखाए। और जब वो वहां साइलेंस में खड़ी रही, आखिरकार उसने हेल्प करने को अग्री किया। अब से वो अपनी बेस्ट देगी, इसलिए वो रेडी रहे। ग्रेटफुल उसने उसके आगे बाव किया। एक लिंगरिंग क्वेश्चन उसके दिमाग में थी, जो पहले आए एक मेल कस्टमर के बारे में। लगता है उनके लास्ट मेल कस्टमर के विजिट के टाइम कजुमा ने स्टेप लिया था। उसने कहा कि वो चाहता था कस्टमर्स को ग्रेट एक्सपीरियंस मिले, लेकिन वो ऑलरेडी उसके झूठ को देख चुकी थी। वो उसे पूरे दिन देख रही थी, इसलिए उसे पता है कि ऐसा करना उसकी आदत नहीं है। और वहां खड़े होके उसने थोड़ी देर सोचा। उसने पूछा, क्या उसने नोटिस किया कि वो कस्टमर उसको फॉलो कर रहा था? वो एक पिकपॉकेट था जो अननेचुरली अपनी पॉकेट में हाथ डाल रहा था। सस्पिशियस आइज का तो जिक्र ही नहीं, और लगता है आर्या को भी उस आदमी के बारे में स्ट्रेंज फीलिंग थी। लेकिन अगर ऐसा था, कजुमा ने पूछा, क्यों उसने उस बाहर नहीं निकाला? वो स्कूल की टफनेस कहाँ गई? और वहां खड़ी होके अपने शब्द ढूंढते हुए उसने कहा कि क्योंकि वो एक कस्टमर था, तो वो ऐसा नहीं कह सकती थी। लेकिन उसको लगता है कि वो इसको ज्यादा सीरियसली ले रही है, और अगर वो यूज फिर देखे तो उसे बताए ताकि वो इसका ख्याल रख सके। उसने अपनी सांस में एक हार्टफेल्ट थैंक यू कहा, और जब वो उसके थोड़ा पास आई, उसने नोटिस किया कि वो कितना काइंड था। लेकिन इंटरप्ट हो गया जब एक और कस्टमर स्टोर में आया, और जब आर्या उनको वेलकम करने को मुद्दी, वो कोई और नहीं बल्कि अमानी थी, चेयरफुली अंदर आते हुए कजुमा को आवाज देती हुए। उसने सुना था कि वो पार्ट टाइम कर रहा है और उसे मिलना चाहती थी। लेकिन फिर अमानी ने कुछ नोटिस किया, क्योंकि वो जो शख्स कजुमा के साथ खड़ी है वो बहुत फेमिलियर लगती है, जैसे उसे कहीं देखा है। और कजुमा ने तुरंत समझ लिया। आर्या कंप्लीटली फ्रीज हो गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि स्कूल से कोई और उसे उसकी जॉब के बारे में जाने, और कहा कि शायद अमानी की इमेजिनेशन है। ऑल्सो उसने पूछा, क्या आर्या को बैक में कोई काम नहीं है, और वो हैप्पीली वो एक्सक्यूज लेकर वहां से भाग गई। टाइम बीत गया। कजुमा ने एक क्रीम सोडा रखा और वेट के लिए सॉरी कहा, जबकि अमानी ने चेयरफुली अपने ऑर्डर के लिए शुक्रिया कहा। उसने नोटिस किया रेस्टोरेंट कितना ब्यूटीफुल है। आज उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम था, और क्योंकि उसे अपनी सारी मोटिवेशन कजुमा से मिलती है, उसने अपनी मैनेजर से एक्स्ट्रा टाइम मांगा। क्रीम सोडा डिलिशियस है, लेकिन वो तो बस अपने आदमी को टक्सीडो में देखना चाहती थी। और एक और सिप लेते हुए उसने कहा कि वो इस मोमेंट में कितनी खुश है, और ये सुनना ही कजुमा के लिए काफी था। लगता है उसकी वॉइस एक्टिंग काम अच्छा चल रहा है, और लगता है 3 मेन वॉइस एक्टर्स डिसाइड हो गए हैं। लेकिन इसकी बात करते हुए अमाने ने पूछा, क्या रुआ कैफे आ चुकी है?
लेकिन कजुमा ने किसी को अपनी नई जॉब के बारे में नहीं बताया। लेकिन फिर भी सब कुछ सस्पिशियस लग रहा है। रुआ कोई अपडेट दिए बिना 2 हफ्तों से साइलेंट थी और ये डेफिनेटली रेयर है कि इतनी फेमस पर्सनालिटी इतना लॉन्ग ब्रेक ले। शायद वो कुछ प्लॉट कर रही है और अमाने को ये सब स्ट्रेंज लगता है। रिगार्डलेस उसने कजुमा को वार्न किया कि प्लीज केयरफुल रहे और थोड़ी देर बाद नोटिस किया कि कितनी देर हो गई है। और जब वो अपने पैरों पर खड़ी हुई, वो कजुमा के पास भागी, उसकी आर्म्स में लीप करती हुई उसे टाइटली हग किया। और जब उसने ये आवाज दी, उसने कहा कि वो फुली रिचार्ज हो गई है और एनर्जी से भर गई है और एग्जिट की तरफ चली गई, उसकी मील के लिए शुक्रिया करते हुए। और लगता है अमाने सच्ची में ब्राइटली शाइन कर रही थी, गिल्ट और अपनी ओल्ड वर्क प्लेस से ब्रेक करके। और ये सब उसे उस दिन की याद दिला रहा है जब वो खुद को वापस ले पाया था। लेकिन बिल्कुल अमाने जैसे कहा, अगर रुआ कुछ ट्राई करती है और कुछ भी हो, वो रेडी होगा। लेकिन कहीं बैक में छुपकर झांकते हुए आर्या सोच रही है कि क्या हो रहा है। उसने खुद से पूछा कि दोनों का क्या रिश्ता है। अमाने स्कूल की लड़की है, वो तो वॉइस एक्ट्रेस है। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हो? ये मेरी पहली बार वॉइस ओवर है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में बताना। तो चलो शुरू करते हैं। और जैसे ही उसने उसे बुलाया, वो कहने लगी कि अब वो पूरी तरह से रिचार्ज हो गई है और एनर्जी से भरी हुई है। फिर वो एग्जिट की तरफ चली गई, उसका शुक्रिया अदा करते हुए मील के लिए। और लगता है अमानी सच में बहुत ब्राइट साइन कर रही थी। अपने गिल्ड और पुराने वर्क प्लेस से फाइनली फ्री हो गई थी। और ये सब उससे उस दिन की याद दिलाता है, तब उसने खुद को वापस पा लिया था। लेकिन जैसे अमानी ने कहा था, अगर रुआ फिर से करने की कोशिश करी और अगर कुछ भी हुआ तो वो रेडी होगा। लेकिन पीछे कहीं छुपी हुई आर्या अंदर झांक रही थी और सोच रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। उसने खुद से पूछा कि उन दोनों के बीच सा रिलेशनशिप है। और वो माटो अमानी लड़की जो उसके स्कूल की थी, वो तो सपोजली एक वॉइस एक्ट्रेस है। सोचने पर आर्या को याद आया कि उसने कुछ रूमर्स सुने थे कि वो कजुमा की क्लोज फ्रेंड है, पर उसने कभी बिलीव नहीं किया। पर अब देखो, दोनों सच में एक साथ अच्छे लगते हैं। और उसे लगता है कि कजुमा अब उसके बारे में सोचेगा भी नहीं। जब वो अकेली फ्लोर पर बैठी थी, लगता है कजुमा वाकई एक अच्छा लड़का है। अब यूट्यूब पर स्ट्रीम हो रहा था, वो आज सबको वेलकम कर रही थी। उसने बताया कि उसकी एक क्लोज फ्रेंड ने रिसेंटली कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है अपना बेस्ट देना। तो उसने इस बात पर सीरियसली सोचा। उसने रिफ्लेक्ट किया और खुद से पूछा कि वो क्या कर सकती है ताकि अपने आसपास के लोगों की मदद कर सके। तब उसे समझ आया कि उसे अपनी स्ट्रेंथ दूसरों के लिए बोलने में यूज़ करनी चाहिए। तो उसने अपने ग्रैंडफादर से ये ग्रेट आइडिया शेयर किया और उन्होंने मदद करने का फ़ैसला लिया। और जब से उनके ग्रैंडपा ऑन बोर्ड हैं, कल से वो उनके साथ 2 हफ्तों की ट्रिप पर जा रही है। पर सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपनी पूरी कोशिश करेगी एक अच्छी ग्रैंड डॉटर बनने की। और सबको मोटिवेट किया कि मिलकर हार्ड वर्क करें। और फिर सबको गुड बाय कहकर स्ट्रीम से लॉग आउट कर दिया। 1 हफ्ते बीत चुके थे जब कजुमा ने अपना पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट किया था। गॉड डैम, भाई की बॉडी तो देखो। और जब वो चेंज कर रहा था, तब पीछे से डोर खुला और अंदर आई आर्या, जो तुरंत शर्मा गई, चिल्लाने लगी, पूछते हुए कि उसने यहाँ चेंज करने का आइडिया क्यों लिया। पर काजुमा भाई क्या करें, यहाँ सिर्फ एक ही चेंजिंग रूम है। वैसे भी वो ऑलमोस्ट चेंज कर चुका था, तो उसे फर्क नहीं पड़ा अगर वो अंदर आ गई। जब दोनों बात सेटल कर लिए, उसने कैजुअली पूछा कि क्या वो ठीक है। और तब उसने देखा कि उसकी बैग पूरी स्कार से भरी हुई थी। काजुमा ने रिश्योर किया कि हाँ, पहले बुरी हालत थी पर अब सब ठीक है। पर असल में आर्या का मतलब कुछ और था। एक्चुअली वो उसके मसल्स की बात कर रही थी, क्योंकि ब्रो के मसल बहुत बढ़िया थे। और वो सीधा उसकी तारीफ़ करने लगी। कहती है जब वो यूनिफॉर्म पहनता है तो उसका फिज़िक्स और भी स्टैंड आउट करता है। और वो पूछती है सब डिटेल, जैसे क्या वो किसी क्लब में है, क्या रूटीन फॉलो करता है, या शायद ये सब इसलिए है क्योंकि वो लड़का है। काजुमा थोड़ा चुप रहा और बोला कि हाँ, पहले वो ट्रेन करता था थोड़ा। लेकिन फिर उसने पूछा क्या तुम हाफ नेक बॉडीज पसंद करते हो। और ऑब्वियसली वो हाँ करती, पर कभी एडमिट नहीं करेगी। पर कहने लगी कि उसने ऐसे सीन्स पहले भी देखे हैं और उसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड भी शर्टलेस रहता था। तब काजुमा को याद आया कि वो एक ऐसी लड़की से बात कर रहा है जिसे लव रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस। और जब तक उसे ये याद है, सब ठीक रहेगा। उसने अपना यूनिफॉर्म एडजस्ट किया, नीचे सर झुकाया और कहा कि आज भी वो उसके गाइडेंस पर डिपेंड करेगा। ये सुनकर आर्या खुश हो गई और बोली कि अब से उसे बस उसके लीड फॉलो करनी चाहिए। पर वो ज़्यादा देर अपना
कंपोजर होल्ड नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ी देर बाद दोनों हंस पड़े। फिर गेम टाइम था। दोनों काम पर फुली लॉक्ड हो गए। काजुमा कस्टमर को ठहर कह रहा था। रस आवर खत्म होने वाला था और सब कुछ स्मूथली चल रहा था। काजिन थोड़ा वर्रिड था क्योंकि उनका मैनेजर बीमार होकर घर गया था, पर फिर भी उसने सोचा कि डिसीज धोने का टाइम आ गया है। तब उसने सुना कुछ कस्टमर आर्या से बात कर रहे थे और एक बंदा कह रहा था कि उसके साथ एक्स्ट्रा फूड ऑर्डर करना चाहता है। वो फिर फ्लर्ट कर रहा था, कह रहा था बीच ले जाएं। काजुमा सोचता है कि आर्या एक्सपीरियंस वाली है तो वो हैंडल कर लेगी, पर आर्या तो प्रेशर में गिर गई। चिल्लाने लगी कि उसे समझ नहीं आ रहा क्या बोले और वो लोग मज़े ले रहे थे। काजुमा कंफ्यूज था, ये ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है। तब एक कस्टमर ने हाथ बढ़ाया और उसके यूनिफॉर्म को छुआ, कहने लगा कि अगर उसने छोटी स्कर्ट पहनी है तो दिखानी चाहेगी। उसने उसका थाई को छुआ तो आर्या चिल्लाने लगी, बस करो, पर वो मान नहीं रहा था। उसके दोस्त भी उसके साथ हंसने लगते हैं और कहते हैं कांचन गुस्सा मत दिलाओ, अगर उसका गुस्सा आ गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और वो बोतल लेकर दिखाने लगा कि वो कराटे मास्टर है, बोतल को आधा तोड़ सकता है। बोतल हवा में थी। उसने चौक मारा और बोतल सीधा दूसरी साइड उड़ गई। काजुमा ने एक हाथ से पकड़ ली। सब शौक में रह गए। कंचन को बोला कि बोतल वापस ला और कोल्ड आइस के साथ काजुमा गया और बोतल टेबल पर रख दी। फिर उसने एक ही स्ट्राइक में बोतल को आधा काट दिया। बोतल का टॉप कॉर्नर से टकरा के सीधा ट्रैश कैन में गया। पूरा कैफे ने चीयर किया। सबको लगा काजुमा बहुत कूल है। का गुस्सा बढ़ गया। उसने उसका कॉलर पकड़ लिया। काजुमा बोला, ये कुछ खास नहीं था, पर मैं तुझे कुछ खास दिखा सकता हूँ। उसने पंच मारा सीधा गले पे और कंचन फ्लोर पर गिर गया और कैफे में अनाउंसमेंट की, प्लीज कस्टमर डिस्टर्ब मत करें। शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया, पर उसने कहा कि मेडिकल बिल वो खुद देगा। फिर बोला, दोबारा आर्या के पास मत आना। कंचन डर गया और भाग गया। काजुमा ने पूछा, आर्या तुम ठीक हो? उसने रोकर उसके सीने में चेहरा छुपा लिया। कैफे फिर चेयर करने लगा। सब कह रहे थे क्या अमेजिंग सीन था। कुछ लोगों ने टीज किया कि उनका रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसा लगता है, पर आर्या ने नहीं बोला। फिर काजुमा ने देखा एक कस्टमर उसका ध्यान खींच रहा था। शाम ढल गई और काजुमा ने फिर पूछा, तुम ठीक हो? आर्या बोली, मुझे सॉरी कहना चाहिए, तुम्हें मेरे लिए इंटरफेस करना पड़ा। पर काजुमा तब तक डोर तक चला गया था, कहकर मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, लगता है कस्टमर कुछ भूल गए हैं, और उसके कहने से पहले ही डोर बंद कर दिया। आर्या सोचती है, मैं हमेशा से ऐसी क्यों हूँ, अपनी फीलिंग्स कभी भी कह नहीं पाती। रात हो गई। काजुमा ने कस्टमर को बुलाया, तुम कुछ भूल गए हो। कैफे में आर्या सोचते हुए साय करते हुए कहती है, फिर भी आज काजुमा मतलब इनक्रेडिबल था। स्कूल में तो वो बिल्कुल नोटिसेबल नहीं होता, पर यह काम पे इतना कॉम्पिटेंट कैसे हो जाता है। और ऊपर से उसने उन गुंडों को भी डराकर भगा दिया। कौन है वो एक्चुअल में? सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आता। मोर ओवर वो मेरे जैसे किसी के साथ इतना काइंड क्यों है। और आर्या अपने मन में सोचती है, मुझे अपनी फीलिंग्स प्रॉपरली एक्सप्रेस करनी होगी काजुमा को। जब वो वापस आएगा तब मैं सब सच सच बता दूंगी। दूसरी तरफ काजुमा उस आदमी को पकड़ा हुआ था जो कैफे में आर्या की वीडियो बनाया था सीक्रेट कैमरा से। काजुमा उसे काम बट डेंजरस टोन में कहता है, तो ये सब ताकेयाशी फैमिली का खेल है। हाँ, शायद उस पिक ने तुम्हें ऑर्डर दिया होगा मेरे आसपास की सारी लड़कियों को एलिमिनेट करने के लिए, राइट? वो आदमी घबरा कर कहता है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। काजुमा कोल्ड स्माइल के साथ, एक्सपेक्टेड ही था। ताकोयाशी फैमिली का प्राइड, स्ट्रॉन्गेस्ट 10 इलाइट्स का रूमर्स झूठा नहीं लगता। फाइन, वैसे भी मेरे पास तुम जैसे रैट के लिए कोई काम नहीं। लेकिन वो काजुमा के पकड़ से अपने आप को छुड़ा लेता है। काजुमा की आंखें एकदम कोल्ड सीरियस हो जाती है और वो सामने खड़े आदमी को वार्निंग देता है, वापस जाओ और अपने बॉस को कहना कि मेरे आसपास घुसने की कोशिश भी ना करे। वो आदमी घबरा कर बोलता है, तुम सोचते हो मैं ऐसे ही वापस चले जाऊंगा? वो बेचैन सा लग रहा होता है क्योंकि फेल होने का मतलब है अंडरवर्ल्ड में कोई जगह ना मिलना। उसकी सोच एकदम क्लियर होती है, मिशन फेल और एक हाई स्कूल लड़के से इंसल्ट होकर वापस जाऊं, मेरे लिए कोई प्लेस नहीं बची। काजुमा कामली पूछता है, ओ अच्छा, तो फिर तुम क्या करने वाले हो?
वो अपने बैग से एक नाइफ निकाल लेता है और काजुमा के तरफ करके बोलता है, अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो मेरा नाम अंडरवर्ल्ड में काफ़ी ऊपर तक चला जाएगा। शायद कोई नया जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए। और एक स्मग स्माइल के साथ वो बोलता है, या फिर रुआ का फेवर जीतने के लिए शायद मैं उस क्यूट मेड को भी हर्ट कर सकता हूँ। काजुमा चुप रहता है, बस ठंडी नज़र से उसे देखता है, बिल्कुल बिना एक्सप्रेशन के। फिर वो काजुमा पर अटैक कर देता है, लेकिन काजुमा इंस्टेंट काउंटर कर लेता है। काजुमा एक मूव में उसका हाथ पकड़ लेता है। वो शौक रह जाता है। काजुमा स्मूथली उसका बैलेंस तोड़ देता है एंड देन उसे जमीन पर मुंह के बल गिरा देता है। वो आदमी तो दर्द से करा उठता है। काजुमा सीधा खड़ा है, जैसे ये सब के लिए उसे कोई एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ा। काजुमा उस पर अपना पैर रखकर कामली कहता है, इस बार तुम्हें छोड़ देता हूँ। अपना पैर उसके सीने से हटा लेता है। उसे कहता है, ताकि यासे की फैमिली से रिश्ता तोड़ दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने तोड़ दिया। फिर हम कैफे के बाहर का सीन देखते हैं। काजुमा कैफे के सामने रुकता है। बोर्ड पर क्लोज लिखा होता है। काजुमा सोचता है, जैसा कि मैंने सोचा था, यहाँ मल्टीपल डिवाइसेस लगे हुए हैं। काजुमा कुछ माइक्रो डिवाइस निकालकर नीचे गिरा देता है और अपने पैरों से कुचल देता है। अच्छा हुआ आर्या के नोटिस करने से पहले ही मैंने इन सबको कलेक्ट कर लिया। तभी अंदर से कोई आवाज़ देता है, काजुमा। काजुमा तुरंत रिएक्ट करता है और उस तरफ देखता है। किचन का दरवाज़ा धीरे से खुलता है और आर्या एक ब्राइट सी स्माइल के साथ बाहर आती है। मैंने किचन का सारा क्लीनिंग फिनिश कर लिया। उसकी आवाज़ में वही यूजली एनर्जी होती है। डोर से काजुमा भी अपना काम खत्म करके बोलता है, हाँ मैं भी जस्ट फिनिश किया। आर्या टेबल के नीचे तक की सफाई देखकर प्राउडली फील करती है। वाओ, बिल्कुल शाइनी। आर्या हमेशा कहती थी, टेबल के नीचे भी क्लीन करना मत भूलना। आर्या उसकी मेहनत देखकर हल्का सा स्माइल देती है और बोलती है, गुड जॉब। आर्या मुस्कुराकर कहती है, मैनेजर जितना परफेक्ट तो मैं नहीं हो पाती, बट स्टिल काफ़ी अच्छा लगता है ना। फिर वो थोड़ा सा झिझक कर काजुमा की तरफ देखती है, हे काजुमा, तुम चाय लोगे? काजुमा सीधा जवाब देता है, श्योर, मैं चाय लेना पसंद करूंगा। किचन की शाम के बाद दोनों कैफे के काउंटर पर बैठकर गरम गरम चाय का सीप लेते हैं। आर्या धीरे से पूछती है, काजुमा तुम ये पार्ट टाइम शुरू क्यों किया? काजुमा अपना कप रखकर थोड़ा सा सोचता है, मैं हमेशा उस पिक का ख्याल रखता रहा हूँ, नॉर्मल चीज़ें कर ही नहीं पाया। फिर वो थोड़ा कॉन्फिडेंट होके कहता है, इसलिए सोचा हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह कुछ नॉर्मल ट्राई करता हूँ। आर्या उसका जवाब सुनकर थोड़ी हैरान होती है और आर्या काजुमा की बात सुनकर जोर से हंस पड़ती है। तुमने रुआ को सच में पिक बोल दिया? उसकी हंसी में एक इनोसेंस और शौक दोनों होता है। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, तुम शायद दुनिया में इकलौते इंसान होगे जो ताकेयासकी फैमिली के ग्रैंड चाइल्ड को पिक बुला सकता है। काजुमा उसकी तरफ क्यूरियस नज़र से देखकर पूछता है, वैसे तुम पार्ट टाइम जॉब क्यों करती हो आर्या? तुम्हारे पास तो एक्सपेंसिव ब्रांड के आइटम भी होते हैं, तुम्हें तो मनी प्रॉब्लम भी नहीं है। आर्या एक सेकंड के लिए चुप हो जाती है। आर्या का फेस धीरे धीरे सीरियस हो जाता है और वो कहती है, एक्चुअली वो हल्की सी आवाज़ में बोलती है। सीन थोड़ा साइलेंट हो जाता है। फिर आयरा सीधा जवाब देती है, वो जो ब्रांड आइटम्स तुम देख रहे हो वो सब फेक है। काजुमा का एक्सप्रेशन कम्प्लीटली फ्रीज हो जाता है। फेक? आयरा कामली बोलती रहती है, हाँ, इवन सेकंड हैंड बहुत चीप मिल जाता है, प्राइमरी स्कूल किट के पॉकेट मनी से भी खरीद सकते हो। फिर वो अपनी चाय का कप टेबल पर रखकर हल्का सा सांस भरती है। सच ये है, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। काजुमा ध्यान से उसकी बात सुन रहा होता है। मेरे डैड घर पर नहीं होते, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी टाइट चल रही है। फिर फाइनली वो अपनी वजह बताती है, इसलिए मैंने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट की ताकि घर के लिविंग एक्सपेंसिव में हेल्प कर सकूं। बार में हल्की रोशनी आर्या के चेहरे पर पड़ती है और उसकी आंखों में आंसू चमकने लगते हैं। वो अपने हाथ कसकर पकड़ती है, जैसे सारी हिम्मत टूट रही हो। मैंने जो भी बोला था सब झूठ था। उसकी आवाज़ हल्की सी कांपती है। कॉलेज बॉयफ्रेंड होने का झूठ और ये कहना कि मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है, वो भी झूठ। आर्या के वर्ड टूटते पड़ते हैं। मैं बस दिखावा करती हूँ, हमेशा दूसरों से अलग बनने की कोशिश, नॉट ऑर्डिनरी, बस स्पेशल दिखना का नाटक करती हूँ। वो फाइनली अपना दिल खोल देती है, पर जब तुमने पूछा मैं कुछ कह ही नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू नीचे गिरने लगते हैं। एवरीथिंग इज लाई। काजुमा चुपचाप सुन रहा होता है। आर्या एक गहरी सांस लेती है और बिना सोच के दिल की बात बोल देती है, मुझे नहीं पता, लेकिन काजुमा, मुझे नहीं पता, लेकिन काजुमा मैं चाहती थी तुम मुझे सुनो।
वो अपना हाथ अपने सीने पर रखती है जहाँ दर्द सबसे ज़्यादा महसूस होता है। जब मैं तुमसे झूठ बोलती हूँ ना, तो यहाँ बहुत दर्द होता है। और वो एक लम्हे के लिए रुक जाती है, जैसे हिम्मत टूट रही हो। सॉरी, मैं सेल्फिश हो रही हूँ। उसकी आवाज़ में हल्का सा काँप था। कैरियोके में उस रात जो मैंने किया, उसके बाद आर्या अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। काश वो खुद को छुपा पाती। काजुमा कहता है, उस वक्त तुम ही थी जो मुझ पर हंस नहीं रही थी। उसकी आंखों में वो पुरानी यादें बाहर आ जाती हैं। वो मोमेंट ऐसा लगा जैसे मैं खुद को देख रही हूँ। वो धीरे से सांस लेती है, ऐसे दिल की बात कहना आसान नहीं हो। काजुमा कहता है, और शायद इसकी कोई वजह होगी, है ना? आर्या कुर्सी पर बैठी पूरी तरह टूट चुकी होती है। काजुमा, तुम्हें रुआ का स्लेव होने से पहले मैं रुआ की स्लेव थी। अपर क्लास बनने के लिए मैं रुआ की ग्रुप से चिपकी रही। दूसरों को खुश करने के लिए हंसती थी, गुस्सा होती थी, पर असली आर्या कहीं खो चुकी थी। फिर वो काजुमा की तरफ देखकर कहती है, लेकिन मैं उनके बीच फिट नहीं हो पाई। आर्या बोलती है, सॉरी काजुमा। उसकी आवाज़ धीरे से दर्द में बदल जाती है। मैं झूठी हूँ, इनसिक्योर हूँ, सॉफ्ट भी हूँ। वो आखिरी बात बोलती है जिसे बोलने में उसके दिल में सबसे ज़्यादा दर्द होता है। सच में मुझे अपने आप से ही बहुत ज़्यादा नफरत है। पर काजुमा बिल्कुल सीधा बोलता है, फिर भी मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ आर्या। आर्या चौंक जाती है। हाँ? उसके लिए ये कहना सोच से बाहर था। बट सब झूठ था, ना बॉयफ्रेंड ना पैसे। डांस स्कॉलरशिप भी इसलिए मिली क्योंकि मैं रुआ के ग्रुप में थी। काजुमा उसके बाद बीच में काट देता है। वो सीधा आर्या की आंखों में देखकर कहता है, बस ऐसा नहीं है। उसकी आवाज़ में इतना सच होता है कि आर्या एक पल के लिए चौंक जाती है। काजुमा उसकी तरफ शांति से देखकर कहता है, स्कॉलरशिप, बॉयफ्रेंड, ब्रांड्स, ये सब मैटर नहीं करता। मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ आर्या, क्योंकि तुम एक सीरियस हार्ड वर्किंग मेड हो। आर्या का दिल एक पल के लिए रुक जाता है। वो धीरे से कहती है, ये सब तो कोई भी कर लेगा। काजुमा कहता है, नहीं, सब ये नहीं कर सकते। आर्या, तुम दुनिया की सबसे रिमार्केबल, सबसे वंडरफुल मेड हो। आर्या का चेहरा लाल पड़ जाता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो हल्की सी हिचकिचाहट के साथ बोलती है, काजुमा, गर्ल्स को इतना कॉम्प्लीमेंट मत दिया करो, ओके? वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए फेयर नहीं है। काजुमा हैरान होकर पूछता है, गर्लफ्रेंड? आर्या एक पल के लिए थम जाती है। क्या तुम अमानी को डेटिंग नहीं कर रहे हो? काजुमा सीधा जवाब देता है, नहीं, हम डेटिंग नहीं कर रहे। आर्या के अंदर एक सुकून सी लहर दौड़ जाती है। वो बस हल्का सा बोलकर चुप हो जाती है। वो क्वाइटली बोलती है, लेकिन वो लड़की तुम्हें काफ़ी पसंद करती है, क्यूट भी है, पॉपुलर भी। तुम दोनों एक परफेक्ट कपल लगते हो, तुम डेटिंग क्यों नहीं करते? काजुमा अपना कप धीरे से उठाता है। एक लंबे साइलेंस के बाद वो बोलता है, कभी सोचा ही नहीं। बस मैं किसी लड़की को इसलिए पसंद नहीं करने चाहता ताकि लोग मुझे नोटिस करें। आर्या अपने मन में ही कहती है, लो फिर से ये कूल बातें करने लगा। आर्या कहती है, लेकिन अगर तुम डेटिंग नहीं कर रहे हो, अगर ऐसा है तो उसका चेहरा पूरा ब्लश कर रहा होता है। मेरा मतलब मैं, जैसे उसे खुद पर ही यकीन ना हो। काजुमा उसकी तरफ देख रहा होता है। कैफ़े का दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है और आर्या और काजुमा दोनों एक साथ शॉक हो जाते हैं। एक टीजिंग सी वॉइस सुनाई देती है और वो रुआ और उसके साथ एक मिस्टीरियस लड़की होती है। रुआ ग्रीटिंग करती है काजुमा को प्यार से काजू कहकर। आगे अपना ड्रामा शुरू करती है। मेरे सर्वेंट का कांटेक्ट करना बंद हो गया था। बगिंग डिवाइस के सारे सिग्नल गायब हो गए थे, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था मेरे काजुमा से। फिर वो मुस्कुराते हुए आंखों में चमक लेकर कहती है, अब तुम्हें समझ आया? मैं तुम्हारे लिए काफ़ी मेहनत कर रही हूँ काजू। काजुमा इरिटेटेड होके बोलता है, तुम हो क्या? रुआ प्राउडली अपनी तरफ से इशारा करती है, इधर देखो। मैंने मेहनत करके मेरे ग्रैंडफादर से एक स्पेशल पीस बोरो किया है। उसके पीछे स्टैंडिंग एक छोटी पर डेंजरस लुकिंग गर्ल सामने आती है, बिल्कुल एक्सपीरियंसलेस। रिया हिनोकामी, ताकेयाशी फैमिली की 10 इलाइट मेंबर। ये छोटी है पर सुपर स्ट्रॉन्ग। काजुमा और आर्या दोनों लिटरली स्पीचलेस रह जाते हैं। काजुमा थोड़ा टेंस होकर उसे देख रहा होता है। रुआ हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, वेल, इतनी वीकलिंग के लिए इलाइट भेजने की ज़रूरत नहीं होती। फिर वो ड्रामा मोड ऑन करके एक क्यूट सा पोज बनाती है, लेकिन हमारे लव स्टोरी के बीच जो भी ऑब्स्टिकल आएंगे
मैं उन्हें कम्प्लीटली क्रश कर दूंगी क्योंकि मैं हार्ड वर्किंग हूँ। काजुमा अपनी आंखों से लिटरली बोलते हुए लगता है, ये पागल बोल क्या रही है। रुआ आर्या की तरफ डेंजरस स्माइल के साथ मुड़ती है। तो तुम वीकलिंग। आर्या एक कदम पीछे हट जाती है। रुआ एक क्रीपी सी स्माइल के साथ लाउडली पूछती है, तुम मेरे काजुमा पर डोरे डाल रही हो। आर्या शौक में जम सी जाती है। उसकी आंखों में डर क्लियरली दिख रहा होता है। वो हल्की सी आवाज में पूछती है, तुम्हें ये जगह कैसे पता चला। रुआ अपना चिन पकड़ के प्राउड टोन में कहती है, हाँ, मुझे तो काफी टाइम से पता है कि तुम यहाँ काम कर रही हो। रुआ की आंखों में वो साइको वाली चमक आ जाती है, जैसे वो आर्या को तोड़ देगी। वो हंसते हुए कहती है, प्रिंसेस रुआ की क्लासमेट्स का पूरा बैकग्राउंड चेक होता है, तुम समझ रही हो। आर्या फ्रीज हो जाती है। रुआ उसकी तरफ झुककर अल्ट्रा स्मक टोन में बोलती है, जो फेक ब्रांडेड आइटम्स तुम अपने पास रखती हो, वो नकली कॉलेज बॉयफ्रेंड वाली स्टोरी सब देख लेती हूँ मैं, क्लिस्टर क्लियर। आर्या की आंखों में शौक भर जाता है। रुआ जरा और क्लोज आके विस्पर करती है, गर्ल्स जो काजू के पास आने की कोशिश करती है उनसे मुझे एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। फिर वो सीधा आर्या की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास लाती है और कहती है, ये वॉर है। उसे टीज करते हुए कहती है, और स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी ना अब तुम्हारी, या फिर एक्सपेल, कौन जाने। आर्या जमीन पर गिरते हुए बोलती है, नहीं। रुआ हंसते हुए नीचे झुककर आर्या का चेहरा पकड़ लेती है। बताओ आर्या, क्या तुम्हें अब भी काजुमा के पास आना है। आर्या की आंखों में डर, रुआ की आंखों में दीवानगी। कुछ ज्यादा ही ये वो वाला हो गया, साज बहु साजिश वाला। रुआ उसकी तरफ पॉइंट करते बोलती है, कैरियोके पर तुमने काजू को कोल्ड नजरों से देखा था, राइट। और अब काजू के करीब आने की कोशिश। ओ प्लीज। आर्या का दिल लिटरली ड्रॉप हो जाता है। रुआ और क्लोज आकर कहती है, यू लाइंग वुमेन। काजुमा इंटरफेस करने की कोशिश करता है, बस करो। रुआ उसकी तरफ मुड़कर ग्लेड देती है, काजुमा चुप रहो, ये वुमेन्स की बीच की बात है। काजुमा के सामने वही इलाइट मेंबर आ जाता है जो रुआ के साथ आई थी। रुआ के स्टेप स्लो और थ्रेटिंग होते जाते हैं, जैसे वो आर्या को फिजिकली स्ट्रिप कर रही हो। सच बताऊं आर्या, तुम्हारी वो इमेजिनरी लव स्टोरी, बाइक पर डेट, बॉयफ्रेंड तुम्हें ड्रॉप करने आया, गुड बाय किस, यार ये सब इतना फेक था कि मुझे हंसी आने लगी। आर्या का फेस एकदम रेड हो जाता है, फियर और सेमलेस की वजह से। रुआ एक डरावनी स्माइल के साथ बोलती है, सच कहूं, तुम्हारा झूठ हंसने लायक था। आर्या के पास बोलने को कुछ नहीं बचा। वो एक कदम और आगे बढ़कर डिक्लेयर करती है, और तुम काजू के पास आने लायक हो ही नहीं। और तभी काजुमा आगे आता है, आर्या का हाथ पकड़ता है और बिना कुछ कहे उसे किस कर लेता है। आर्या तो ब्लश आउट हो जाती है। एक किस। रुआ की आंखें शौक में फैल जाती है। क्या। काजुमा हल्का सा पीछे होकर सीधा रुआ को कहता है, और अब कोई झूठ नहीं। तेजी से उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके साथ लिप्स लॉक कर लेता है। वो किस अचानक था और उसने आर्या को शॉक कर दिया। रुआ एक ट्रॉमेटाइज्ड लुक के साथ देख रही थी, ये सोचते हुए कि उसकी आंखों के सामने अभी क्या हुआ। पर उस किस के साथ काजुमा ने ना सिर्फ आर्या को ब्लश करवाया, बल्कि उसने ये भी इंश्योर कर दिया कि आर्या की किस के बारे में बनाई गई स्टोरीज अब एकदम सच हैं। हैरान होके रुआ रे हरेकामी को ऑर्डर देती है कि आर्या को वहीं के वहीं खत्म कर दे। रे मानती है और फिनिशिंग ब्लो देने के लिए तेजी से आर्या की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो उसकी तरफ दौड़ती है, काजुमा आर्या को धक्का देकर हटा देता है और रे से खुद भिड़ जाता है। वो रे के मोमेंटम को उसी के खिलाफ यूज करता है, एक स्ट्रॉन्ग साइड किक के साथ जो रे को जमीन से उठा देती है। हालांकि रे अपनी एथलेटिसिज्म यूज करके फ्लिप करती है और सेफली लैंड कर जाती है। आर्या शॉक्ड दिख रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। काजुमा कॉन्फिडेंटली रे को टॉन्ट करता है, उसे न्यूबी बुलाता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसे दिखाएगा कि असली एलीट कैसा दिखता है। इससे रे को गुस्सा आ जाता है और रुआ ये नोटिस कर लेती है। तो वो एक बार फिर रे को बोलती है कि काजुमा पर टाइम वेस्ट करने के बजाय आर्या पर फोकस करे। रे हाँ में सर हिलाती है और अपने बूट पर एक स्विच क्लिक करती है। रे एक बार फिर हवा में जंप करती है और अपने बूट पर लगा ब्लेड रिवील करती है, जिसे वो काजुमा को मारने के लिए यूज करने वाली थी। आर्या डर गई थी, पर काजुमा ने नोटिस कर लिया कि क्या आ रहा है और बस उसके पैर को पकड़ लिया।
जिससे रे उल्टी लटक गई। रे हैरान रह गई जैसे ही कज़ुमा ने उसके बूट के ब्लेड को चेक किया और उसे हटाने का फैसला किया क्योंकि वो एक डेंजरस वेपन था। हालांकि ये सिचुएशन रे के लिए मजेदार है, जो बस हंसती है। कज़ुमा भी स्मर्क करता है और पूछता है कि क्या वो सच में ऐसी सिचुएशन में हंस रही है। कज़ुमा फिर उसे छोड़ देता है और कहता है कि वो समझता है कि रे कैसा फील करती है। उसके जैसे मशीन्स के लिए यही वो टाइम है जब वो फ्रीडम एक्सपीरियंस कर सकती है। एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़ना उसे वो किक देता है जो वो ढूंढ रही है। कज़ुमा फिर रे को उसके नाम से बुलाता है और सजेस्ट करता है कि वो भी ताकयाशी की फैमिली से अपने रिश्ते तोड़ दे। ये रे के लिए एक दिलचस्प ऑप्शन था, जो उसकी बात को रिपीट करती है। कज़ुमा अपनी बात पर जोर देता है और कहता है कि ये उसके लिए एक ऑप्शन है। वो फ्री होने का फैसला कर सकती है और शायद कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकती है, बिल्कुल वैसे जैसे उसने किया। वो आर्या की तरफ पॉइंट करता है और रे को बताता है कि आर्या जैसा मेड आउटफिट रे पर सूट करेगा। रे उस आउटफिट को गौर से देखती है और आर्या को उसका ऐसे घूरना थोड़ा क्रीपी लगता है। हालांकि आर्या के दिमाग में जो सवाल चल रहा था वो ये कि कज़ुमा एक्चुअली है कौन। तभी रुआ उन पर चिल्लाती है। वो उन्हें बोलती है कि उसके लोगों से पंगा ना ले और क्लैरिफाई करती है कि कोई भी उससे टाइज नहीं तोड़ता। वो रे को ये भी ऑर्डर देती है कि टाइम वेस्ट ना करे और बस आर्या को हमेशा के लिए खत्म कर दे, जिससे रे अपने ख्यालों से बाहर आती है। रे एक बार फिर फाइटिंग स्टैंस ले लेती है। ये देखकर कज़ुमा के पास भी वही करने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि वो जानता है कि ताकयाशिकी से रिश्ते तोड़ने में लंबा वक्त लगता है। तभी ताकयाशिकी फैमिली से एक औरत आती है और चल रही लड़ाई को रोक देती है। इससे कमरे में सभी शॉक हो जाते हैं। कज़ुमा इस औरत को मास्टर कहकर बुलाता है। वो औरत भी ये बोलकर जवाब देती है कि उन्हें एक दूसरे को देखे हुए काफी वक्त हो गया है। इसके बाद साकुरा रुआ जो कर रही थी उसके लिए माफी मांगती है। इससे रुआ को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि ये आर्या की गलती थी कि उसने पहले उससे पंगा लिया। फिर भी साकुरा को लगता है कि वो हद से आगे बढ़ गई थी, आर्या की जान लेने की कोशिश करके। उसे ये पसंद नहीं कि रुआ चीजों को कैसे हैंडल कर रही है। वो अपने गलत कामों के लिए ताकयाशिकी का नाम और यहां तक कि रे को भी यूज कर रही है। वो रुआ से पूछती है कि उनके ग्रैंडफादर क्या सोचेंगे अगर वो अपने रिसोर्सेज का यूज एक दोस्त की जान लेने के लिए करेगी। हालांकि साकुरा रुआ को अश्योर करती है कि वो इसे ग्रैंडफादर से सीक्रेट रखेगी, पर तभी अगर रुआ आर्या से माफी मांगे। रुआ आर्या से माफी मांगने के सख्त खिलाफ है, पर साकुरा उस पर प्रेशर डालती है, जिसके कारण रुआ को अपना घमंड निगलना पड़ता है। रुआ फिर आर्या के पास जाती है और कहती है कि वो उसकी जान लेने की चाह में कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई थी और वो उसके लिए सॉरी है। वो ये एक ऐसे चेहरे के साथ कहती है जिसमें कोई कन्विक्शन नहीं था। फिर भी ये कज़ुमा के लिए काफी शॉकिंग था, जिसने इससे पहले कभी रुआ को किसी से माफी मांगते नहीं देखा था। इससे कज़ुमा को लगता है कि शायद वो एक बार के लिए अपने एक्शंस पर रिफ्लेक्ट कर रही है। आर्या भी हम्बली अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है, क्योंकि उसने बहुत झूठ बोले थे। पर यह चीज रुआ के असली रूप को बाहर ले आती है, क्योंकि वो वापस आर्या को झूठ बोलने के लिए डांटने लगती है और सारा ब्लेम उस पर डाल देती है कि उसने कज़ुमा पर एडवांसेस किए थे। ये देखकर कज़ुमा आह भरता है और रिग्रेट करता है ये सोचने के लिए कि रुआ कभी सुधर सकती है। इसके बाद साकुरा और रुआ जाने की तैयारी करते हैं। जाने से पहले साकुरा कज़ुमा से बात करना चाहती थी। वो उससे पूछती है कि क्या वो कभी ताकयाशी की फैक्शन में वापस आने का इरादा रखता है। कज़ुमा ना कहता है, पर वो मास्टर को ढंग से अलविदा ना कहने के लिए सॉरी जरूर बोलता है। साकुरा समझती है कि उसका क्या मतलब है, पर वो उसे इस बात से भी अवेयर कराती है कि मास्टर का कज़ुमा को गिव अप करने का कोई इरादा नहीं है। वो उसे रुआ का हस्बैंड बनाने और देश का सबसे इन्फ्लुएंशियल आदमी बनाने पर तुला है। वो ऐसा करने के लिए स्ट्रिंग्स पुल कर सकता है। फिर भी कज़ुमा को परवाह नहीं है। उसने उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं और अब वो एक नॉर्मल लाइफ जीने का इरादा रखता है। ये सुनकर साकुरा गिगल करती है, क्योंकि उसे कज़ुमा का नॉर्मल लाइफ जीने की चाहत काफी एडमायरेबल लगती है। वो एडमिट करती है कि उसे हमेशा शक था कि बात यहां तक आएगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि कज़ुमा कोई ऐसा है जिसे ओन किया जा सके। तो साकुरा सोचती है कि अब उनके जाने का सही वक्त है। वो मेंशन करती है कि अगली बार जब वो यहाँ आएगी तो वो एक कस्टमर बनकर आना चाहेगी। कज़ुमा झुकता है और कहता है कि अगर वो आई तो वो उसे स्पेशल सर्विस देगा। साकुरा को ये फनी लगता है और ऐड करती है कि शायद वो वापस उसकी दुश्मन बनकर आए। उस केस में कज़ुमा उस पे हाथ हल्का रखेगा। इसके बाद वो जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, जबकि रे ध्रुआ को फिजिकली पकड़ के रखती है, जो कज़ुमा को आर्या के साथ पीछे छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। जाने से पहले साकुरा कज़ुमा को अलविदा कहती है। फिर कज़ुमा आर्या को चेक करने जाता है, जो ख्यालों में खोई हुई है। वो उसका ध्यान पाने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। तो वो उसके चेहरे के करीब जाता है, जिससे आखिरकार उसका ध्यान आता है और वो फिर से टेंस सिचुएशन में आ जाती है।
वो जल्दी से दूर हटती है और कहती है कि वो ठीक है, पर यह भी एडमिट करती है कि जो हुआ वो किसी वीडियो गेम की बैटल की तरह लग रहा था, जहां वो अपनी जान गंवाने ही वाली थी। कजुमा उसके बाद उसे अपने मेस में घसीटने के लिए सॉरी बोलता है, पर आर्या सोचती है कि ब्लेम उस पर आना चाहिए, क्योंकि वही है जिसने रुआ को गुस्सा दिलाया। उसने झूठ भी बोला था। अचानक उसे उस किस की याद आती है जो कजुमा के साथ हुआ था, और इससे उसके गाल लाल हो जाते हैं। वो टॉपिक चेंज करती है और कजुमा को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू बोलती है। इसके बाद आर्या कजुमा से पूछती है कि वो उसके साथ इतना अच्छा क्यों है। एक उदास चेहरे के साथ वो कहती है कि वो उसकी दोस्त बनने के लायक भी नहीं है। जवाब में कजुमा पूछता है कि क्या दोस्त बनने के लिए क्वालिफिकेशन लेवल्स होते हैं। कजुमा कहता है कि उसका कभी कोई दोस्त नहीं रहा, तो उसे पता नहीं कि नॉर्म क्या है। हालांकि वो आर्या की रिस्पेक्ट करता है और उसे लगता है कि ये दोस्त बनने के लिए काफी है। आर्या वो समझती है, पर उसे ये बात हजम नहीं होती। वो कजुमा के लिए कुछ करके बराबरी करना चाहती है। इस पर कजुमा उससे कहता है कि उसे एक फेवर चाहिए। कजुमा उसे अपने साथ क्लोथ शॉपिंग पर चलने को कहता है। आर्या को शॉक करते हुए वो ऐड करता है कि उसने कैराओके के लिए अच्छा ड्रेसअप करने की पूरी कोशिश की थी, पर फिर भी अपना मजाक बना दिया। उसे नहीं पता कि नॉर्मल क्या होता है, तो एक नर्वस फेस के साथ वो उसे साथ आने और शॉप करने के लिए पूछता है। आर्या स्माइल करती है और कजुमा के हाथ से लिपट जाती है। वो प्रॉमिस करती है कि वो अगली बार उसके साथ शॉपिंग पर जाएगी और उसे दुनिया का सबसे कूल इंसान बना देगी। कजुमा उसे कहता है कि वो बस एक बार नॉर्मल होने से भी खुश होगा, पर आर्या अचानक चुप हो जाती है और अपना फर्स्ट नेम बोलती है। कजुमा कंफ्यूज्ड है, पर आर्या पपी आइज के साथ एक्सप्लेन करती है कि वो चाहती है कि कजुमा उसे उसके फर्स्ट नेम अयाचा कहकर बुलाए। वो भी उसे उसके फर्स्ट नेम से बुलाना चाहेगी। कजुमा सुनता है, मान जाता है और उसे अयाचा कहना शुरू करता है, जिससे वो ब्लश करने लगती है। इसके बाद अयाचा उस किस की बात करती है जो पहले हुआ था। कजुमा तुरंत उस किस के लिए माफी मांगता है, क्योंकि उसने अचानक फोर्स किया था, पर अयाचा कहती है कि कोई बात नहीं। एक शर्मिंदा चेहरे के साथ अयाचा एडमिट करती है कि वो उसका फर्स्ट किस था, तो वो इसे फिर से करना चाहेगी, पर इस बार ज्यादा रोमांटिकली। कजुमा हेल्प करने के लिए मान जाता है। कजुमा सॉफ्टली उसका चेहरा पकड़ता है और वो फिर से किस करते हैं। इस बार ये ज्यादा रोमांटिक था। एक लंबे किस के बाद वो रुकते हैं, पर अयाचा और डिमांड करती है। इस बार वो उसे पकड़ लेती है और वो फिर से लिप्स लॉक करते हैं और एक और रोमांटिक किस शेयर करते हैं। अलग होने के बाद अयाचा शर्म से पानी पानी हो जाती है, तो वो जल्दी से अपना चेहरा कजुमा के चेस्ट में छुपा लेती है। अगली सुबह स्कूल में हयागी के क्लासमेट्स शॉक्ड रह गए कि वो अपनी क्लास बदल रही है, और उन्होंने वजह पूछी, और जाहिर है बहुत कुछ हो चुका था। तभी रूरा ने भी बीच में कहा कि हाँ, सच में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उसे स्पेशल स्टूडेंट्स के एग्जाम्स फिर से देने पड़ेंगे, और बदकिस्मती से अगर वो फेल हो गई तो उसे एक रेगुलर स्टूडेंट बना दिया जाएगा। रूरा उसका मजाक उड़ा रही थी, क्योंकि फेल होने पर उसे अपनी ट्यूशन फीस खुद भरनी पड़ेगी, लेकिन हियागी को ये पहले से पता था। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो कहती है कि वो टेस्ट आसानी से क्लियर कर लेगी, जिससे रूरा हैरान रह गई और बाकी सब सोचने लगे कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों लग रहे हैं। तभी हियागी ने एक स्टूडेंट को क्लास में आते देखा और तुरंत उस लड़की को पांडा कहकर बुलाया। हियागी उसके पास गई और बताया कि आज क्लास में उसका आखिरी दिन है और वो कुछ दिल से कहना चाहती है। तभी कजुमा दरवाजे के पीछे खड़ा सब सुन रहा था। तो बात ये थी कि पहले जब हियागी ने बिना पूछे उसकी सीट ले ली थी, वो उस परेशानी के लिए दिल से माफी मांगना चाहती थी। तब होंडा को वो बात याद आई और उसने तुरंत कहा कि कोई बात नहीं, फिक्र मत करो। जब हियागी ने उसे थैंक यू कहा, उसने बताया कि कैसे पहले वो खुद को बहुत कुछ समझती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक स्पेशल स्टूडेंट थी, जबकि ऐसी चीजें बिल्कुल मैटर नहीं करती, खास करके जब दुनिया में इतने अमेजिंग लोग हैं जिनके पास कोई स्टेटस या टाइटल नहीं है। और अब जाकर उसे ये एहसास हो रहा है। पर रुआ ने बहुत सुन लिया था। उसने कहा कि ये अच्छी लड़की बनने का नाटक क्या है। इतने वक्त सबसे झूठ बोलने के बाद रुआ ने पूरी क्लास का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सब हैरानी से सोचने लगे कि रुआ का झूठ से क्या मतलब है। रुआ ने चिढ़ते हुए पूछा कि क्या वो सबको उसका छोटा सा सीक्रेट बता दे। पर तभी हमारा हीरो कजुमा क्लास में आया और उसे वार्न किया कि अब बस करो, और पूछा कि क्या वो भूल गई जो साकुरा ने कहा था। हियागी पर हाथ उठाना मना है। जैसे ही उसने कजुमा को देखा, रुआ का एटीट्यूड बदल गया। उसने कहा कि वो हाथ नहीं बल्कि अपनी जुबान इस्तेमाल कर रही है और वो सिर्फ सच बोल रही है। पर तभी हियागी ने कौमा को रोका। उसने अप्रिशिएट किया कि वो उसके लिए खड़ा हुआ, पर अब वो ठीक है और खुद अपनी बात सबको बताना चाहती है। उसने अपने पुराने क्लासमेट्स की तरफ मुड़कर कहा कि इतने वक्त से वो सिर्फ दिखावा कर रही थी और उसका स्टेटस एक झूठ था। सच ये है कि उसका परिवार बहुत गरीब है और वो बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स करती है और उसके पास कोई कॉलेज बॉयफ्रेंड भी नहीं है। वो सिर्फ उनसे झूठ बोल रही थी और उसके लिए वो माफी मांगती है।
वो रुआ की पॉपुलैरिटी और उसकी पावर से डरती थीं, इसलिए हमेशा उसके नखरे उठाती थीं ताकि उसकी नज़रों में बनी रहे। पर अब वो थक चुकी है। अब से वो रुआ को एक नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट करेगी। उसने ये भी कहा कि रुआ को बहुत ज़्यादा बिगाड़ा गया है, इसलिए वो इतनी एरोगेंट है। ये सुनते ही रुआ गुस्से में फटने वाली थी। वो सोच रही थी कि हियागी की हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की, लेकिन हियागी अभी रुकी नहीं थी। उसने कहा कि रुआ को एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत है जो उसके साथ उतना ही ऑनेस्ट हो जितनी हियागी है। इस बात ने रुआ को अंदर तक हिला दिया। कजुमा भी हैरान था कि इतना सब होने के बाद भी हियागी उससे दोस्ती करना चाहती है। वो सच में बहुत नेक दिल लड़की है। पर एक और बात थी, हियागी का कोमा को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। दोनों रुआ और कोमा कंफ्यूज हो गए। उसने कहा कि वो दोस्त हो सकती हैं, पर वो राइवल्स भी हैं। उसने कजुमा का हाथ पकड़ा और कहा कि वो भी तैयार रहे। उसने उसके गाल पर किस किया और डिक्लेयर किया कि वो रुआ या अमूने से हारने वाली नहीं है। पूरी क्लास एक्साइटमेंट से भर गई कि आखिर ये कजुमा है कौन। पहले अमूने और अब हियागी भी, सिर्फ रुआ खुश नहीं थी। उसे लग रहा था कि वो उसे मार डालेगी। पर उसी रात साकुरा ने फिर याद दिलाया कि मारना मना है। पिछली बार की वजह से वो चुप रही, पर अगर अगली बार ऐसा हुआ तो उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। वो अब रे को भी यूज नहीं कर सकती। रुआ फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाई, क्योंकि अगर वो कजुमा के साथ नहीं रही तो अजीब लड़कियां उसे घेर लेंगी। आज उसे गाल पर किस भी मिला। साकुरा ने सजेशन दिया कि दूसरों को नीचे गिराने के बजाय वो काम क्यों नहीं करती जो कजुमा को पसंद हो। शायद तब वो किसी और को देखेगी ही नहीं। रुआ थोड़ी देर के लिए सन्न रह गई और सोचने लगी कि उसे क्या पसंद है। जब साकुरा ने उसे फिर से आवाज दी तो रुआ चिल्लाकर बोली कि उसे समझ आ गया है। वो खुशी खुशी अपने दादाजी से बात करने निकली और साकुरा सोचती रह गई कि क्या वो ठीक रहेगी। यहीं के साथ ये मांगा समाप्त होती है। ऐसे और मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए आप हमारे मांगा हिंदी टोन को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाइप भी कर देना, जिससे मुझे मांगा एक्सप्लेन करने की मोटिवेशन मिले।